Assalamu alaikum. My name is Kamran Hussain and I will be your instructor for this Oracle DBA course. इस कोर्स में मैंने Oracle डेटाबेस के मेजर प्रोडक्ट्स एंड फीचर को डिस्कस किया है जो कि आपको एक प्रोफेशनल डीबीए बनने के लिए रिक्वायर्ड होंगे कि आप किसी बैंक में या मल्टीनेशनल फर्म में एज ए डीबीए जाते हैं, Oracle डीबीए जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें पे काम आना चाहिए है कि Oracle डेटाबेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, बैकअप कैसे लेना है, बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, फिजिकल स्टैंड बाय कैसे बनाना, फिर स्टेटा कार्ड की कितनी टाइप्स हैं, स्विच ओवर कैसे करेंगे, फेल ओवर क्या है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। टीडीई कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है एक प्रोफेशनल डीबीए होने के लिए। तो इस पूरे कोर्स में मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू ज्वाइन एनी बैंक के, और आप किसी मल्टीनेशनल फर्म में एज ए डीबीए काम कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओरेकल डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में कि ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है। अगर हम ओरेकल डेटाबेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता तो हो ना कि ओरेकल डेटाबेस है क्या, ठीक है। ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस क्या है, एसजीए क्या है, ठीक है, पीजीए क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या है, ओरेकल डेटाबेस का फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है। तो अब हम जो अपनी इनिशियल क्लासेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे उसकी मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम शेयर्ड पूल के बारे में ना। अच्छा, शेयर्ड पूल। अब हम मेमोरी एरिया पे आ गए, वो जो था वो खत्म हो गया लास्ट। हाँ, हमने जो लास्ट टाइम मेमोरी है भाई, है ना, हम लास्ट टाइम नहीं, था नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा बैक अच्छा। करेगा। अच्छा ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था फिजिकल डिवाइस ना। चलो ठीक है, सही है। अब हमारा है आज मेमोरी एरिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मेमोरी एरिया के हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स। तो मेमोरी एरिया के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो है एस जी एंड पी जी, ठीक है। एस जी सिस्टम ग्लोबल एरिया, इसमें अंदर क्या है कि जितना भी ओवरऑल ओरेकल इंजन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो ओरेकल ओवरऑल पूरा कंप्यूटर इंजन यूज़ करेगा, वो एस का पार्ट होंगे। क्योंकि मतलब हर यूज़र है, जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, उस तमाम के तमाम उस कंपोनेंट्स के जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे वो उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो ओरेकल क्या कर रहा होता है कि अपना जब कोई डेटा आता है, आपने कुछ सेलेक्ट करी, तो वो एस के अंदर उसके जो डेटा ब्लॉक्स हैं वो एस के अंदर रखता है और यूज़र को वहाँ पे रखने के बाद रिटर्न कर देता है। अच्छा, अब एस के अपने मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, एस का पार्ट है, उसमें सबसे पहले आता है डेटाबेस बफर कैशे, ठीक है। जो सबसे एस पहले का डेटाबेस बफर कैसे आता है? डेटाबेस ओके। बफर कैशे आता है, जो कि मेन कंपोनेंट्स है जिसके अंदर आपके कैशे डेटा ब्लॉक्स होते हैं, जो डेटाबेस बफर कैशे के अंदर होते हैं। मतलब डेटाबेस बफर कैशे में इस तरीके से है कि आपने कोई सेलेक्ट चलाई, ठीक है। सेलेक्ट चलाई तो ओरेकल क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा और वो आगे चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर जो सेलेक्ट जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है यूज़र को, उसका डेटा डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसके मौजूद है या नहीं है। तो अगर नहीं होगा तो वो जाकर डेटा फाइल से रीड करेगा। डेटा फाइल से रीड कर देने के बाद लाके डेटाबेस बफर कैशे में रखेगा और रखने के बाद यूज़र को रिटर्न कर देगा। तो ये मैकेनिज्म ओरेकल का बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म यही है। यही चीज़ इन टर्म्स ऑफ अपडेट करना है तो अपडेट के सिनेरियो में यही करता है। यूज़र पहले लाके उसको ओरेकल क्या करता है, पहले लाके उसको डेटाबेस बफर कैशे में रखेगा, रखने के बाद डेटाबेस बफर से अपडेट करेगा। जी बोले। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अगर वो नहीं होगा तो वो डाटा फाइल से पिक करेगा, डाटा ब्लॉक उठा के डेटाबेस बफर कैशे में ला के रख देगा। रखेगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो जब भी हम कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट चला रहे होंगे, ठीक है, हम्म। तो बात ये है कि जो ला के जो डेटा फाइल से रीड करना, रीड उठा के रखना, ये जो है डेटाबेस राइटर का काम है, बैकग्राउंड प्रोसेस जो है। नहीं नहीं, ये लाके रखना डेटा, ये डीबी डाटा काम नहीं, ये आपको करता है सर्वर प्रोसेस। डी के अच्छा, लाके सर्वर प्रोसेस सर्वर करता है। सर्वर प्रोसेस करता है, ठीक है। डीबी राइटर का जो काम है, उसका काम है कि डेटा फाइल में रखना, डेटा फाइल में यहाँ से पढ़ के डेटा फाइल में कॉपी करना, जो कि डर्टी ब्लॉक्स होके वो उठा के डीबी राइटर यहाँ से वहाँ कॉपी करता है, ठीक है। यहाँ से वहां, अच्छा, डीपी राइटर करता है, यानी कि लाइक डीएमएल जो अपडेट हो रही है,
तो पहले डर्टी बफर वहां चेंज होगा, इंस्टेंस में चेंज होगा, यानी कि जी, एसडीए के अंदर बफर कैशे में, और फिर जाके वो राइट करेगा फिजिकल फाइल में। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल काम इजी। जो है, अच्छा वो काम जो है डेटाबेस राइटर का है, ठीक है। डीबी राइटर करता है, मगर ये जो आपके डीबी से पढ़ के लेकर आना और आपके जो है डेटाबेस बफर कैशे में रखना, वो डीबी राइटर का काम नहीं है, वो सर्वर प्रोसेस का काम है। अच्छा, सर्वर प्रोसेस का काम है, लेकिन अब ये कमेंट में यहाँ पे एक और चीज, जितने ही सेशंस क्रिएट होंगे, हर ट्रिगर होंगे, हर हम्म, यानी कि यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस होगा, वो इंडिविजुअली मैनेज हो रहा होगा ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। देखें, सर्वर प्रोसेसेस का इस तरीके से है कि जब भी कोई सेशन बनेगा, ठीक है, उसमें जाके एक नया उस सर्वर का एक यूज़र का एक सर्वर प्रोसेस बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में दो किस्म के सर्वर सेशन मैनेजमेंट्स होती हैं, ठीक है, डेडिकेटेड, एक होता है शेयर्ड। एक होता है सही है। डेडिकेटेड, एक होता है शेयर्ड। डेडिकेटेड में ये होता है कि जब भी यूजर कनेक्ट करेगा तो उसका एक सर्वर प्रोसेस जनरेट होगा। सर्वर प्रोसेस क्या करेगा? सर्वर प्रोसेस एक समझ लो जस्ट लाइक ए मैनेजर है, उसका काम ये है कि यूजर का जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो सर्वर प्रोसेस एंटरटेन कर रहा होगा। सबको डेटा यूजर का डेटाबेस से लाकर रिटर्न करना, ठीक है, रिटर्न करना वो है सर्वर प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारा काम सर्वर प्रोसेस मैनेज कर रहा होगा। अब आता है कि लेट्स सपोज यूजर आपके थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, कनेक्ट हो गए डेटाबेस के ऊपर, तो उतने ही सर्वर प्रोसेस भी जनरेट होंगे। अब उसमें ओरेकल ने एक और ऑप्शन दे दिया है कि आपको अब उतने सर्वर प्रोसेस बनेंगे तो उतने आपके पीजे ही बनेंगे, ऐसे ही है ना। तो अब ओरेकल ने ऑप्शन दे दिया बिल्कुल है कि बिल्कुल। आपको शेयर्ड सर्वर प्रोसेस का ऑप्शन दे दिया कि यार आप क्या करें कि डेडिकेटेड ना बनाएं, एक प्री डिफाइंड जो है ना, प्री एलोकेटेड सर्वर प्रोसेस बना दिए। लेट्स सपोज आपने बोला 10 सर्वर प्रोसेस मैंने बना के रख दिए, तो क्या करेगा ओरेकल? 10 सर्वर प्रोसेस बना के रख देगा। और अब यूजर जैसे ही आएगा देखेगा कि कौन सा सर्वर प्रोसेस इस वक्त फारिग है, बोलता है सर्वर प्रोसेस नंबर 10 फारिग है, तो उसको वो अब वो उसको वो एलोकेट कर देगा। अब उसके नहीं क्या कर दिया उसने? काम दिया डिस्पैचर। डिस्पैचर का ये काम कर रहा होता है कि डिस्पैचर फिर ये काम ओरेकल की जो हम आगे पढ़ेंगे, फिर वो ये चीज़ें डिस्पैचर कर रहे होते हैं। ये डिस्पैचर जो है ना, या यूज़र की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करवाना और सर्वर प्रोसेस को वापस ला के देना, एक लिस्ट में लाके रखते हैं, और उस लिस्ट से सर्वर प्रोसेस उठाता है, यूज़र को दे देता है। तो ये काम फिर डिस्पैचर कर रहे होते हैं। मगर उसमें क्या होता है, हर सेशन के अच्छा, ऊपर सर्वर प्रोसेस जनरेट नहीं होता। नहीं होता, यानी कि अगर जैसे आपने कहा कि शेड में 10 है, तो 10 से ज्यादा नहीं, यानी कि वो 10 प्रोसेस हमने बनाए हैं, तो वो विद इन 10 प्रोसेस ही काम करेंगे, बिल्कुल। है ना? ऐसे ही अब वरना, अच्छा अगर ज्यादा सेशन होंगे तो फिर क्यों, क्या वो वेटिंग पे चली जाएगी जब तक कि 10 में से कोई फ्री नहीं होगा हाँ, तो? अब अगर या उन्हीं 10 में से वो। उसी में उन्हीं में क्यों पे लगता रहेगा, अगर वो उन्हीं सर्वर प्रोसेस होंगे, अगर लेट्स सपोज नंबर ऑफ सेशन बढ़ गए हैं किसी वजह से कि सर्वर प्रोसेस हैं, तो फिर वो हम्म। सर्वर यूजर वो वेटिंग में जाएंगे। तो ये चीज़ फिर आपने आर्किटेक्चर को कंट्रोल देख के बनाना पड़ता है ना, कि अगर लेट्स सपोज इतने सेशंस हैं तो फिर आपके सेशन डिलेज हैं आएंगे, तो वही चीज़ को देखना पड़ेगा, फिर आपको उतने उसके हिसाब से सर्वर प्रोसेस बढ़ाएं ताकि आपको डिले ना मिले। अच्छा अच्छा, और ये सर्वर प्रोसेस है जो कह रहे थे कि जितने सेशन उतने, मतलब अगर हम डेडिकेटेड की बात करें तो एलोकेट होंगे, तो ये एलोकेट भी ये एसजी की मेमोरी एलोकेट करते होंगे ना हाँ इंडिविजुअली? हाँ बिल्कुल। मगर जो सर्वर प्रोसेस तो एक ठीक। प्रोसेस है ना, वो कोई मेमोरी एरिया नहीं जी, है, एक वो तो प्रोसेस एक है। प्रोसेस है। नहीं, मेमोरी कंज्यूम करने के लिए वो वो अपना तो कुछ, पीजे है, जैसे वो तो आपने बताया पीजे है ना ना, कि वो तो पीजे करेगा ना, अपनी मेमोरी रखेगा तो पीजे बनाएगा ना। अच्छा, सर्वर प्रोसेस के आगे पीजे एलोकेट जी होता जी। है, और जो यूजर का जो भी डाटा है होता है पीडी, अच्छा वो पीजे में मेंटेन हो रहा मेंटेन हो होता रहा है, होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो फिर वो इस तरीके से चल रहा होता है। अब जो आपका एस जी है वो तो शेयर्ड है ना, वो तो सबके सब शेयर्ड है, वो तो शेयर चल रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे कि सर्वर प्रोसेस जो है जो कंपोनेंट में सर्वर प्रोसेस और शेयर प्रोसेस पे बता दूंगा आपको डिटेल में किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सही है। डेटाबेस बफर कैशे में क्या है, डेटा लाके वो रखता है, और डेटा लाके रखने के बाद अब उसमें अपडेट रिकॉर्ड्स हो या सेलेक्ट हो, अपडेट करना हो या सेलेक्ट करना, मतलब डीएमएल हो या डीएमएल करनी है, तो वो जो भी होगा चेंज करने से पहले वाला के डेटाबेस बफर कैशे पर रखेगा, और फिर यूज़र को मतलब उसमें अपडेट करेगा, और फिर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है डेटाबेस बफर कैशे में। अच्छा, कमेंट में जरा एक सेकंड जरा वेट करेंगे प्लीज, जरा जी जी। एक सेकंड में आया। हाँ कर लेंगे।
हेलो। जी। जी जी ठीक जी। है। तो कोई भी डेटा चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो जाकर डेटाबेस बफर कैशे में रखेगा, और डेटाबेस बफर कैशे में रखने के बाद जो है वो यूज़र उसमें अपडेट करेगा। यूज़र को जो भी रिटर्न करना है वो उसके हिसाब से हम्म। करेगा। तो डेटाबेस बफर कैशे का अ, मेन पर्पज़ यही है। यही है। अच्छा, ये सब जैसे हम एस डी एक बात कह रहा हूँ, एस डी डिजाइन कर रहे होते हैं, हम्म, तो मतलब कि अगर नई इंस्टॉलेशन हो रही है या नया एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है, हम्म, या एक ऐसा है हमारे पास एस डी है या मतलब मेमोरी एरिया है जो हैंडल नहीं हो रहा है, यानी कि वो उसमें लैकनेस है, यानी कि सफिशिएंट क्या कहना चाहिए, एस डी नहीं है, ये सब नहीं है, हम्म। तो हम इसको हम किस तरह से देख रहे होते हैं कि मतलब बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए देख रहे होते हैं, या मतलब इसकी फोरकास्टिंग कैसे कर रहे होते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो, जो एस जे है या पी जे की साइजिंग की बात करो आप ना, कि एस जे की साइजिंग कितनी होनी चाहिए, ये बात करो ना आप। बिल्कुल देखो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं, देखो आप एक लेट्स सपोज एक डेटाबेस जनरेट कर रहे हो, एक डेटाबेस बना रहे हो। अब उस वक्त आपने डेटाबेस बनाते हो, लेट्स सपोज आप एक नई एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है। अब उसमें एप्लीकेशन सही है। के नंबर ऑफ हिट्स कितने आते हैं, आपने ये चीज़ जो आपको जो ना, जो एप्लीकेशन के डिज़ाइन जिन्होंने करी है, वो नंबर ऑफ हिट्स के हिसाब से बताएंगे यार हम्म। लेट्स सपोज आपके इतने यूज़र्स हैं, तो आपकी इतने यूज़र्स कनेक्ट होंगे, और एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता दें कि इतने नंबर ऑफ आपके यूज़र कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद ना इतनी डेटाबेस पे हिट्स आएंगी, इतने टाइम के अंदर हिट्स आएंगी। तो हाँ, यानी डेटाबेस हिट्स आएगी से मतलब, मतलब इतनी हिट आएंगी, मतलब यानी इतने सेलेक्ट यूजर यूजर कनेक्ट होंगे। लेट्स सपोज मैं पूछता हूँ कंकरेंट यूजर कितने कनेक्ट होंगे। अब कंकरेंट यूजर्स कनेक्शन की बात आती है कि एक टाइम पे कितने यूजर डेटाबेस के अंदर कनेक्ट होंगे विद इन वन टाइम के ऊपर। अब कंकरेंट डेटाबेस, अगर मैं कोर बैंकिंग डेटाबेस की बात करता हूँ, कंकरेंट यूजर्स ये होते हैं कि एक टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर एक टाइम पे कनेक्ट होंगे यूजर्स, तो डेटाबेस पे एक सेशन बनाएंगे। मैं बात करता हूँ 10 से 15 यूजर्स बना रहे हैं, कंकरेंट सेशन कनेक्ट कनेक्ट मतलब एक टाइम के ऊपर डेटाबेस पे हिट मारेंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा अगर डेटाबेस पे कोई यूज़र आपके बन रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपके जो यूज़र आपके सेशन बना रहे हैं, दैट्स मीन यूज़र को क्वेरीज जो हैं या तो उनकी स्लो हो रही हैं, ठीक है, या उनको रेस्पॉन्स सही से नहीं मिल रहा, एक टाइम के ऊपर वो कनेक्टेड हैं आपकी डेटाबेस के ऊपर। बहुत ही ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम के ऊपर जो कि आपके 100 यूज़र कनेक्ट हैं। वो जब होता है जब आप कोई बल्क, वो जब मैं कोर बैंकिंग की बात कर रहा हूँ ना, ये बल्क के अंदर कोई आपकी जी ट्रांजेक्शन जी। परफॉर्म हो रही है बल्क में, तो सामने आती है जब आपका एंड ऑफ डे चल रहा है। अब एंड ऑफ डे ने इतने नंबर ऑफ प्रोसेस जनरेट करे कि नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेस जनरेट कर दिए, तो वो 1000 सेशंस बन गए, ओ सॉरी 100 सेशन बन गए। कभी कभी बहुत ही होता है 100 200 बन जाता है। रैक की सिनेरियो में होता है कि आपने 100 सेशन एक नोट पे बना लिए, 100 सेशन सेकंड नोट पे बना लिया, आपको 200 सेशन आपकी एप्लीकेशन लेके बैठी है, ठीक है ना। तो ये सेशंस आपके जितने बन रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप जब डेटाबेस आपका चलता है, ठीक है। अब आप जब ए डब्ल्यू रिपोर्ट निकालोगे तो उसके अंदर भी आपको मिल जाता है, एडीडीएम भी बता देता है कि आपका लेट सपोज एज जो एस जी है अंडर साइज है क्या है, तो वो आपको बाय दी आपकी डेटाबेस जब अच्छा। चलती रहती है ऑटोमेटिक वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेटाबेस की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, ठीक है ना। मगर ये आप फिक्स वैल्यू ऐसे कभी नहीं होता कि आपको फर्स्ट टाइम पे एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हो कि आपको फिक्स बोला गया 50 GB का मैंने एस रखूंगा, बस ये मेरी यही चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, ये होता है कि एप्लीकेशन जब फर्स्ट टाइम आपने एस दे दिया 50 GB का, अब एप्लीकेशन आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, इतने यूजर्स आ रहे हैं, यूजर्स कनेक्ट कर रहे हैं, यूजर कितनी क्वेरीज कर रहे हैं, डेटा कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो एसक्यूएल है वो कितनी एफिशिएंट है। पहले वो एफिशिएंट जो सेलेक्ट है ही नहीं आपकी, वो यूजर आ रहा है बस सेलेक्ट स्टैटिक चलाया यूजर ने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल लाया, वो होते हैं। अब ऐसी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब ऐसी सेलेक्ट जो है आपके अगर 10 यूजर एक साथ चला दें डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको 50 GB का एस अगर वो मिलियंस ऑफ रोज है, आपका एस बैठ जाएगा, डेटाबेस भी बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अच्छा, चीज, अगर हाँ अगर मिलियंस ऑफ रोज, अच्छा स्लैग स्टार का मतलब है कि सब कुछ आप खत्म हो गया ना, है हाँ, ना। भाई मिलियंस स्लैग ऑफ स्टार का मतलब ही यही है। रोज है ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके एक टेबल के अंदर 30 मिलियन के करीब रोज हैं, ठीक है, 30 मिलियन की रोज है, किसी ने सेलेक्ट उस 30 मिलियन के टेबल के ऊपर सेलेक्ट चलाया, और वही सेलेक्ट एक साथ 10-15 यूजर ने चला दी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, सबका रिकॉर्ड वो उठा के लेकर आएगा, वो जाके फुल टेबल स्कैन मारेगा, जाके वो एस पर रखेगा, यही चीज़ सब करेगा, सबको डिले मिलेगा, आपकी डेटाबेस चौक हो जाएगा।
तो यही चीजें एफिशिएंट बनाने के लिए अच्छा बनाया लेकिन जाता है। जो आपने अच्छा ये आपने जो एग्जांपल दी इसमें एक बात मुझे बताएं। अच्छा फर्स्ट टाइम मैं इस पे एक वो करना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि सिलेक्ट चली स्टार। हम्म अच्छा जैसे लेट्स सपोज 10 कॉलम है। हम्म अब 10 कॉलम है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि इनको रिपोर्ट में जो जितने कॉलम है उतने ही पूरे 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 कॉलम चाहिए। हम्म, चाहे वो 10 कॉलम के नाम लिख दें या 10 कॉलम के नाम लिख दें या सिलेक्ट स्टार लगा दें, बात एक ही है ना। मैं एक बात हाँ कह रहा हूँ कि अगर हाँ 10 कॉलम हाँ है हाँ बिल्कुल। है ना, तो ठीक है। अब ये लाइक आप जैसे कह रहे 30 मिलियन रिकॉर्ड थे, उसने वो चला दिए। चला दिया। चलाने के बाद फर्स्ट टाइम जो है मिलियंस ऑफ रोज थी 30 में, वो उसने देखा कि भाई वो इसके ब्लॉक्स नहीं है एसजी में, डेटाबेस बफर कैशे में। उसने उठा के उसको ब्लॉक्स को वहां रख दिया, इंस्टेंस पे रख दिया, मेमोरी एरिया पे एसजी पे रख दिया। हम्म ऐसे रखने के बाद जो है जो बाकी 9 चल रही हैं, हम्म, तो वो इंस्टेंस से क्यों नहीं पिक करके लेके आ रहा? मेरा सवाल ये है बाकी कि अगर सेलेक्ट ही सेम या थोड़ा सा जैसे एक बात, हम्म एक ने स्लैग स्टार चलाई, एक ने उसमें वेयर क्लॉज लगा दिया, ठीक है, एक छोटी छोटी सी चेंजेस है, लेकिन एक मेजर पार्ट जो उसका डाटा है वो इंस्टेंस में तो मौजूद है ना, या एसजी में तो मौजूद है वो डाटा ब्लॉक्स। तो उसको इतनी डिफिकल्ट क्यों हो रही है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ देखो, अब ब्लॉक्स की बात करते हैं ना कि अब ओरिकल ने लेट्स सपोज आपके एक 10 मिलियंस की रोज है, ठीक है। मैंने 10 मिलियन रो की 10 सेलेक्ट मिलियन रोज है, सेलेक्ट ठीक लगाया, है। ओरिकल का मैकेनिज्म या डेटाबेस बफर कैशे में जाकर रखता है। अब वो ये देखेगा भाई कि सही है। आपके डेटाबेस बफर कैशे का साइज, लेट्स सपोज आपके 10 मिलियन के रिकॉर्ड का साइज ही आपका बनता है 500 GB, ठीक है। 500 GB बनता है, आपको क्या लगता है कि 500 के 500 GB ओरिकल लेके रख देगा उसमें? ऐसा नहीं होगा। पूरा 500 GB आपको डेटाबेस बफर हाँ कैशे में सही। नहीं आएगा, ठीक है। ओरेकल अब उस नहीं आएगा बिल्कुल नहीं तो आएगा ना। फिर। अब उस पे क्या करेगा, अब बिल्कुल। आपकी सॉर्टिंग जो टैम्प एरिया बनता है, वो क्यों बनता है? वो इसी नहीं बनता। अब आप जो चीज़ें आपके पीजीए या एसजे का आपका पीजीए में वो चीज़ नहीं आ रही, सॉर्टिंग नहीं हो पा रही, वो क्या करता है फिर टैम्प के अंदर चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब अगर वो चीज़ें देखता है कि यार आपका एसजे पूरा नहीं हो रहा, आपको डेटाबेस बफर कैशे पूरा ब्लॉक नहीं आएगा, तो वो आपको क्यूरी जो जो क्यूरी का पार्ट डेटाबेस बफर कैशे में आ सकता है वो आपको वहाँ रखेगा, आपको रिटर्न करेगा। फिर बाकी आपको दूसरा ब्लॉक वहाँ रखेगा, वो रिटर्न करेगा। तो ये एक साथ अगर आप चलाते रहो क्यूरी, तो आपको क्यूरी में एक साथ रिजल्ट नहीं आया कभी कोई। अगर आप कभी मिलियन ऑफ रिकॉर्ड की क्यूरी चलाओ, तो ओरेकल क्या करता है, आपको फर्स्ट जो कुछ ब्लॉक होंगे वो रिटर्न करता है, सारे ब्लॉक एक साथ नहीं आ जाएंगे आपके सामने। क्यूरी आपके बैकएंड में चलती है, को आपको ब्लॉक का मतलब? अच्छा क्यूरी चलती रहेगी, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है हाँ वो यानी कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जैसे उसने 500 रिकॉर्ड दे मिल दिए, गया। अगर हम टोट से चलाएं हाँ तो वो बैक एंड में उस वक्त क्यूरी परफॉर्म हो रही होती है, और बिल्कुल, हम ड्रैग डाउन करते जाएंगे तो वो उतना रिफ्रेश होता रहेगा, ऐसा रिफ्रेश ही होता है? रहेगा, ठीक है ना। तो आपका ये अगर लेट्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, अगर वो देखता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को उठा के पूरा पूरा एसजे में डाल देगा, नहीं। एसजे के अंदर जितना उसको एलोकेट करना है वो उतना ही एलोकेट करेगा, एसजे के साइज भी देखेगा ना उसको। अगर लेट्स बोला आपका 50 GB का एसजे है, ठीक है, उसमें डेटाबेस बफर कैशे का आपने 25 GB का रखा हुआ है, बफर कैशे भी, आपका शेड पूल भी है, आपका लार्ज पूल भी है, बाकी तो आप कंपोनेंट्स भी है ना, सारे के सारे रोज उठा के एसजे डेटाबेस बफर कैशे में नहीं डालेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा Oracle, ठीक है। हम्म। जो ब्लॉक्स हैं अच्छा। वो रखेगा और आपको रिटर्न करेगा, फिर सेकंड ब्लॉक रखेगा, वो बाकी जो दूसरे ब्लॉक्स है वो वहां से बाहर निकलता रहेगा। वो अब उसको आगे आपको बताया जाएगा, जो हम पढ़ लेते हैं डेटाबेस बफर कैशे में, LRU, वो यही चीज पढ़ने आ रहा है। आपके जो ना लीस्ट रिसेंट है ना, आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब वो क्या है, ओरेकल का मैकेनिज्म ये होता है, आपने एलआरयू का मतलब लीस्ट हाँ रिसेंट हाँ यूज है हाँ ना, जो कम से हाँ कम यूज बिल्कुल, हुए जो हैं, कम ठीक है। यूज है वो ही उसी को यूज करते हुए ब्लॉक को बाहर भी जो एज आउट करेगा ओरेकल, वो इसी बेस पे करता है, ठीक है। अब आपने क्या हुआ, आपने सेलेक्ट चलाई और एक डेटाबेस बफर कैशे में उसका डेटा आ गया। अब आपने एक और सेलेक्ट चलाई, ठीक है। अब वो क्या करेगा ओरेकल, जो जो, जो डेटा ब्लॉक यूज नहीं हो रहे हैं उनको बाहर निकालता रहेगा, मतलब जो भी ऐसा होता है, फर्स्ट रखा, फिर सेकंड आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, अब वो डेटा ब्लॉक्स यूज नहीं हो रहे हैं उनको बाहर निकालता रहेगा। इस तरीके से आपकी उसकी जो ना ट्री बनती रहेगी, मतलब ट्री मतलब उसमें डेटा ब्लॉक की एक मतलब जार है, जार में जितना आते जा रहे हैं बाहर, जो यूज नहीं हो रहे हैं वो बाहर निकलते रहेंगे। तो इस तरीके से मैकेनिज्म चलता रहता है। तो ऐसे जो आप बता रहे हो उसमें ये नहीं होता कि लेट्स सपोज उसने 1 मिलियन एक रिकॉर्ड एक यूजर ने डाल दिया, अब आप दोबारा चलाओगे तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड सारे 1 मिलियन रिकॉर्ड बफर कैसे में नहीं। हाँ अगर पड़े हुए होंगे, अगर आपका एस का साइज आपने 500 GB दे दिया या 1 TB का आपने एस का साइज दे दिया है, तो आपका पूरा पूरा टेबल उठ के वहां पर आ गया है, तो वो ऑब्वियसली आपको डेटाबेस बफर कैसे से निकाल के देगा। अब वही चीज आगे पढ़ रहे हैं।
आगे वही चीज़ मैं आपको बताया जा रहा हूँ। अब LRU क्या हो गया, तो डेटाबेस बफर कैशे में ये कर रहा है कि वो जो भी डेटा सेलेक्ट होता है वो क्या करता है, डेटाबेस बफर कैशे में रखता है और फिर यूजर को रिटर्न करता है। अब लीस्ट यूजर यूज यही है कि आपके जितने ब्लॉक्स हैं वो जो कि यूज नहीं होते हैं वो उनको निकालता रहेगा और नए ब्लॉक्स को वहां रखता रहेगा। ठीक है। अब डेटाबेस बफर कैशे के अंदर कंट्रोल करने के लिए तीन किस्म के यूनिट आ गए। एक होता है डिफॉल्ट डेटाबेस बफर कैशे। वो डिफॉल्ट डेटाबेस बफर कैशे में ये होता है कि आपके जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है कि कोई भी सेलेक्ट चलाओगे आप या अपडेट चलाओगे, उसके लिए ओरेकल क्या करेगा, उसका डेटा ब्लॉक्स है वहां रखेगा और रखने के बाद यूजर को रिटर्न कर देगा। अब आप चाहते हो कि मेरा एक टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर सेलेक्ट होती है, मतलब फ्रिक्वेंटली सेलेक्ट होती है, यूज़र काफ़ी सही है। सेलेक्ट होते हैं। और मेरा जो LRU क्या करता है कि जो भी अब वो ब्लॉक्स यूज़ नहीं हो रहे हैं तो LRU की वजह से वो ब्लॉक्स डेटाबेस बफर से बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। अब वो बाहर निकल के, अब लेट्स सपोज मेरा एक टेबल था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेलेक्ट चल रही थी। अब एक टेबल था जो कि दिन में कोई टेबल है मेरा, इसमें कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का टेबल में से बहुत ज़्यादा दिन सही में है। डेटा चलता है। ठीक है। अब क्या हुआ, किसी एक दिन क्या हुआ, वो कस्टमर के टेबल का डेटा डेटाबेस बफर कैसे में आ रहा है, अब किसी ने कोई एक बड़ा टेबल पर सेलेक्ट चला दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक दफ़ा चलाई थी उसने। ठीक है। एक दफ़ा चलाई। अब ओरेकल को करना यह था कि एसजे के ऊपर, एसजे पर डेटाबेस बफर कैसे पे लोड था, उसने LRU की तरह से बाकी जो डेटा ब्लॉक्स थे वो वहां से बाहर निकाल दिए, उस एक टेबल की वजह से वो डेटा वहां पर आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी वजह से ये होगा, आपको जो यूजर जो कस्टमर का अलग मेन टेबल था जिसकी वजह से दूसरा टेबल आपने जो सेलेक्ट चला दी थी वो एक ही दफा चलाई थी, मगर ओरेकल ने अपने मैकेनिज्म की वजह से LRU के मैकेनिज्म की वजह से उसको डेटाबेस बफर कैसे से बाहर निकाल दिया। मगर अब आप चाहते हो कि यार मेरा जो कस्टमर का टेबल है वो डेटाबेस बफर कैसे से बाहर निकले ही नहीं। ठीक है। कुछ भी हो जाए वो डेटाबेस मतलब बफर मतलब कैसे का कब पार्ट ही रहे। तक, अच्छा कब तक निकले, अच्छा निकलेगा ही नहीं, हाँ, मतलब कि एज आउट कभी भी नहीं नहीं होगा, हो, ये कहना चाह रहे जब हैं। तक इंस्टेंस चलता रहेगा वो आपके डेटाबेस बफर कैशे से बाहर निकलेगा ही नहीं। उसे कहते हैं की बफर कैशे। ठीक है। कि बफर की कैसे। बफर कैशे, अच्छा। उसके अंदर अगर आप कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे कमेंट में एक सवाल है, जैसे कि हमने बफर कैशे को जो भी लेट्स सपोज हम्म। 30 या 50 GB सिर्फ बफर कैशे को दिया है ठीक है। लेट्स सपोज, तो जो बफर कैशे की कैपेसिटी है 50 GB, उसी में से भी, हाँ, उस पे से हम एलोकेट, उसी में से एलोकेट करके दे रहे होंगे ना उसी में कि एलोकेट। बफर कैशे को भी। हाँ बिल्कुल वो खुद ही करेगा, वो की बफर कैशे का वो उसी को खुद ही पार्ट बनाएगा। वो की बफर कैशे उसी में से लेगा अपनी मेमोरी। अच्छा, इसके पैरामीटर्स होते हैं, हम इसके साइजिंग चेक कर सकते हैं कि LRU में कितना डेटा आया और जा रहा है, या डिफॉल्ट बफर कैशे में कितना आ रहा है, की बफर में हाँ कितना आ हाँ, रहा है जा रहा उसके है, हाँ इसकी हाँ साइजिंग उसके ये सब चेक कर सकते हैं। डिक्शनरी व्यूज हैं, उससे हम पता कर सकते हैं अच्छा वो। कि बफर कैशे के अंदर देखो। अब आपके सामने नीचे आखिरी क्वेरी आ रही है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय स्टोरेज बफर पूल। इसमें क्या किया मैंने, EMP के टेबल को उठा के पूरा पूरा बफर पूल में लेके चला गया। अब जो EMP के टेबल का जो साइज है ना वही मेरे बफर पूल का साइज होगा। मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे बफर और कौन कौन से टेबल्स हैं जो कि बफर में पास का साइज का टाइप है, तो मुझे उसका साइज का सम निकालूंगा, मुझे बफर पूल का साइज मिल जाएगा। अगर भाई डिक्शनरी व्यूज भी आते हैं वहां से भी निकाल सकता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हम, मैंने लेट्स सपोज 3 टेबल डाले हैं हम्म, बफर पूल की बफर कैशे में, जो आपने स्टेटमेंट नीचे शेयर की हुई है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय स्टोरेज बफर पूल की। जी ठीक है, इसका मतलब है कि ये की बफर कैशे में पड़े रहेंगे जी। जब तक के इंस्टेंस फ्लश ना हो जाए, हाँ, ऐसा ही है जब ना, तक इंस्टेंस रिस्टार्ट नहीं होगा तब तक ये मौजूद रहेंगे। रिस्टार्ट ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये 3 टेबल का साइज हमने DBA सेगमेंट से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, जो साइज, अगर ये 3 टेबल है, जो 3 टेबल का साइज आ रहा है वही की बफर कैशे का साइज आ रहा बिल्कुल वही होगा, साइज, यही कहना चाह रहे हैं बिल्कुल ना। वही साइज होगा। अच्छा। और इसके डिक्शनरी व्यूज से भी निकाल सकते हैं कि बफर पेज का क्या साइज है। आप और डिफॉल्ट बफर कैसे का क्या साइज है, तो आप वो भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आती है दूसरी बात, आती है की बफर कैसे, हम क्या हो गया कि वो चीज़ जो कि हम चाहते हैं कि यार ये रिजर्व एरिया पड़ा रहे, कुछ भी हो ये की बफर पूल में पड़ा रहना चाहिए, इसको कोई चेंज हम नहीं होगा। अब तीसरा आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल कैसे ये है कि आपका, आप चाहते हो कि यार कुछ एक टेबल है, क्योंकि ओरेकल का बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म तो यही है ना कि वो बफर कैशे में रखता है और फिर यूजर को रिटर्न करता है। अब क्या हुआ कि कुछ टेबल ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ यार ओरेकल रखता तो है, अब उसकी वजह से मेरे बाकी टेबल को सफर करना पड़ता है।
ठीक है, अब मेरे कुछ ऐसा टेबल है सेल या कैसे मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल मतलब लेता हूँ। बताएं क्यों हाँ, सफर क्यों करना पड़ता अब है? देखो सफर इसलिए करना पड़ता है कि अब मेरे पास 10 यूजर काम कर रहे हैं। अब 10 में काम करने में से कोई 2 यूजर ऐसे हैं कि जो कि जिनकी क्वेरीज कभी कभी आती है, कभी कभी आती है, और मेरे 10 यूजर में से 8 यूजर हैं जो कि मुसलसल डेटाबेस पे काम, वो मेरे प्रायोरिटी यूजर्स हैं। लेट्स सपोज मेरा डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट है जो कि मार्केटिंग या मैं कहता हूँ सेल्स सेल्स का डिपार्टमेंट है, मैं उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो सेल्स डिपार्टमेंट के सही है। लोग जो काम कर रहे हैं, वो जो सेलेक्ट चलाते हैं, बट वो दिन में 3-4 दफा चलाते हैं, कोई सेलेक्ट करते हैं, कोई रिपोर्ट चलाते हैं, वो कोई 4-5 टेबल है उनकी डेटा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फाइनेंस के इलाके क्योंकि मैं ट्रेजरी की बात करता हूँ, ट्रेजरी का मेरा क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो सेलेक्ट है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, और जो मेरे सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को कम प्रायोरिटी मिले। ठीक है, अब क्या होता है, अब लेट्स सपोज कोई ट्रेजरी के बंदे ने कोई सेलेक्ट चलाई, वो डेटाबेस बफर कैसे में गई। ठीक है, कोई टेबल डेटाबेस बफर कैशे में चला गया, अब वही काम सेल्स के बंदे ने भी चलाया, उसका टेबल भी डेटाबेस बफर कैशे में गया। अब सबका डेटाबेस बफर कैशे में जा रहा है। मगर क्या होता है, जब मेरे जो फाइनेंस के बंदे के डेटा चल रहा था उस वक्त सेल के बंदा ही चला रहा था, मगर उसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंस के बंदे को सेलेक्ट का टेबल था, उसने उठा के डेटाबेस बफर कैशे में से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, मुझे सेलेक्ट चलाई थी सेल्स के बंदे ने, इसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंस की बंदे की सेलेक्ट थी वो डेटाबेस बफर कैशे से बाहर निकल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रायोरिटी में रखनी नहीं है, उसको करो ये डेटाबेस बफर कैशे में रखो, और रख के खुद ही बाहर निकाल दो, उसको वहां पे रखने की जरूरत नहीं है, उसको वहां पे यानी कि उस वक्त अच्छा हाँ अच्छा जब तक उसको आउटपुट ना मिल जाए उसके बाद उसको फ्लैश वो वहां से निकाल खुद दो ही बाहर फौरन। उसको फौरन वहां से बाहर निकाल दो, मतलब उसको एलआरयू को ये नहीं बताओ कि एलआरयू उसका वेट करे। ठीक है, एलआरयू जो अच्छा यानी कि वो एलआरयू में ना ही जाए, फिर एलआरयू के थ्रू ना निकले, हाँ डायरेक्ट निकल डायरेक्ट जाए आए खुद इमीडिएट। निकल जाए। हाँ अच्छा अच्छा, तो इसकी ताकि ये एलोकेशन ना कर सके एसजीए में। एक मिनट रुकना प्लीज। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एलआरयू मेरा इसी बेस का मेरा एलआरयू। पीछे हाँ स्लाइड आगे चली ठीक है गई। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वो ब्लॉक्स जो कि मेरे अ, आए डेटाबेस बफ कैसे में रहे नहीं, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, उसको मैं रिसाइकिल बफर कैशे में डाल सकता हूँ, जिसे मैंने यही किया है ऑर्डर सिस्टम। यानी अच्छा यानी कि ओके, यानी कि रिसाइकिल बफर कैसे का मतलब कि वो जो है स्पेस एलोकेट ना कर सके एसजीए में आफ्टर द क्यूरी, यानी क्यूरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद वो खुद ही निकल जाए फौरन निकल जाए, बस। ताकि ओके ओके ओके। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे करेंगे हम, मतलब ये उस देखिए एक बात मुझे बताएं, अब हमने कोई क्यूरी चलाई हम्म, तो ये ऑरेकल के इंजन को कैसे पता चलेगा कि ये मुझे इसका एग्जीक्यूशन करना है, रिजल्ट देना है, रिजल्ट देने के बाद उसको फौरन से निकाल देना है बफर कैशे से, हाँ तो ये ऑरेकल को कैसे पता देखें चलेगा? जैसे उसकी जैसे जैसे आप बफर कैशे का आपने बताया कि ये स्टेटमेंट से वो रखेगा इस टेबल को, इसकी भी होगी, इसकी भी ऑर्डर है। ऑल्टर है हाँ तो उसमें क्या करेंगे हम? सिर्फ उसमें अच्छा सिर्फ कुछ इसमें की भी लिखा, उसमें रिसाइकिल लिखेंगे। अच्छा बफर पूल रिसाइकिल लिखेंगे बस ये, बफर पूल रिसाइकिल। बफर अंडरस्कोर पूल रिसाइकिल, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अच्छा सही है, समझ ये गया। 3 किस्म के आपके डेटाबेस बफर कैशे में आप पूल बना सकते हैं, रिसाइकिल पूल, कीप और अच्छा डिफॉल्ट। अच्छा, एलआरयू आपने बताया कि ये खुद देखा जो कम यूज हुए होंगे उसको निकालेगा ओवर द टाइम के साथ साथ निकालता निकालता रहेगा। रहेगा। लीस्ट रिसेंट जो, अच्छा डिफॉल्ट बफर कैशे का क्या मतलब कि जो भी जितनी भी इसके अलावा जो हम अगर कोई हम उसको नहीं बता रहे हाँ डेटाबेस इंजन को कि ये यहाँ रखे, ये डिफॉल्ट जगह उसकी डिफॉल्ट बफर कैशे है बस तमाम ब्लॉक्स के बिल्कुल। लिए, है ना, ऐसे ही है? बाय डिफॉल्ट अगर आपने की बोल नहीं डिफाइन किया, रिसाइकिल रीडिफाइन किया, सब सब डिफॉल्ट में जा रहे हैं। अच्छा वो डिफॉल्ट में जाना है, ठीक वो है एलआरयू के थ्रू बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। एलआरयू की जो प्रोसेस है, जो एल्गोरिथम है, उसके थ्रू बाहर निकलते रहेंगे। अच्छा जो डिफॉल्ट बफर कैशे में जाएगा हम्म, तो फिर वो एलआरयू के थ्रू निकलेगा बाहर, ऐसा ही है ना? हाँ जो इन दोनों का लिंक है आपस में, देखिए एलआरयू का और डिफॉल्ट बफर कैशे का। एलआरयू क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। ठीक है। ठीक है, एलआरयू एक प्रोसेस है जो कि अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट बफर कैशे के ऊपर, की पे अप्लाई नहीं अच्छा होगा और ठीक है। रिसाइकिल पे अप्लाई नहीं होगा।
ओके ओके, बस यही चीज मुझे क्लियर करनी थी, सही है। अब आती है बात, क्या आपने यूजर ने किया सेलेक्ट, कलेक्ट करके वहाँ पे डेटा आ गया, अब यूजर ने कर दिया चेंज, ठीक है। यूजर ने किया लेट्स सपोज चेंज, अब चेंज करना है तो ओरेकल का मैकेनिज्म क्या। मतलब कि पहले सिलेक्ट चलाई, पहले उसने सिलेक्ट चलाई, उसके बाद डेटा आ गया, क्यूरी का आउटपुट रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो चेंज कर रहा हाँ, है। मतलब अब हमारा सेलेक्ट की बात तो हो गई ना, सेलेक्ट में बराबर पर क्वेश्चन रखता है ना, ये बात हो गई है सेलेक्ट जी करने जी के लिए बिल्कुल। वहां रखता है। अब डेटा आपका डेटाबेस बफर कैशे के अंदर पड़ा हुआ था, सेलेक्ट जब दो किया था वो डेटाबेस बफर कैशे में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यूजर ने ठीक है कोई ब्लॉक चेंज करने को कहा, अब ओरेकल क्या करता है, ठीक है उस सिनेरियो में करेगा, अपडेट की सिनेरियो में करेगा ये कि जाके देखेगा जो रिकॉर्ड उसने अपडेट करने हैं क्या वो डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद है। वो देखता है कि यार डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद, लेट्स सपोज वहां पे मौजूद थे, ठीक है। तो ओरेकल क्या करेगा, ठीक है। उस ब्लॉक को जाके चेंज कर देगा। कहाँ चेंज कर देगा, डेटाबेस बफर कैशे में कर देगा, ठीक हो गई बात। और यानी कि लाइक लाइक अच्छा, यहाँ पे एक मतलब ये समझना चाह रहा हूँ कि एक वेयर एम्प्लॉय आईडी हम्म अपडेट कर दो, सैलरी एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी हमने दे दी 100 की और सैलरी की अमाउंट दे दी के 10,000 कर दो। हम्म ठीक है, उसकी ओल्ड वैल्यू 8,000 थी, हम बोल रहे हैं कि 10,000 कर दो, एम्प्लॉय आईडी 100। अच्छा, ये एम्प्लॉय आईडी 100 है, इसका जो ब्लॉक है हमारे डेटाबेस बफर कैशे में पड़ा हुआ है। मौजूद है। ठीक है, ये क्या अपडेट करने के लिए अपडेट करेगा, तो उसी ब्लॉक की एक वो न्यू इमेज उसी डेटाबेस बफर कैशे में रखेगा ना, ओल्ड इमेज भी रखेगा और न्यू इमेज भी अभी रखेगा, ओल्ड, ऐसा ही है। अभी ओल्ड में तो न्यू में की बात नहीं करो, वो अंडू ब्लॉक है, वो अलग चीज है। अभी हम अच्छा उसमें तो फिर अच्छा, ये नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था, मैं ये कहना चाह रहा था, वो उसको ब्लॉक मिल गया, ठीक है। लिया। ब्लॉक मिलने के बाद जो ब्लॉक था, वो जो वैल्यू थी, हम्म यानी उसने उसको डायरेक्ट हिट कर दी, यानी कि विदाउट एनी उसकी कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं इसके ओल्ड वैल्यू, हाँ, कुछ भी उसके पास नहीं, डायरेक्ट उसी को चेंज कर देगा डायरेक्ट मैं जाके कह रहा हूँ न्यू वैल्यू से। मैं वही कह रहा हूँ, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ डेटाबेस बफर कैशे के बारे में। अभी आप उसकी जो आप ये बात करो, ये ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो कि वो उसकी अच्छा प्रीवियस वैल्यू क्या करेगा, कहाँ रखेगा, वो अंडू ब्लॉक्स है, ठीक है। वो जब अंडू ब्लॉक पढ़ लूंगा जब आपको ठीक उसके है। हिसाब से वहां बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ डेटाबेस बफर कैशे के बारे में बात कर रहे हैं कि डेटाबेस बफर कैशे की क्या, सॉरी, डेटाबेस बफर कैशे की क्या फंक्शनैलिटी है। वो जो बता रहे हैं वो अच्छा ठीक है। फंक्शनैलिटी डेटाबेस बफर कैशे की नहीं है। देखिए, ओल्ड वैल्यू को रखना, नहीं है, अच्छा। ओल्ड वैल्यू को रखना वो डेटाबेस बफर कैसे का काम नहीं है, ओल्ड वैल्यू को रखना वो तो ओरेकल अपनी ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के नहीं कर रहा ना, वो डेटाबेस बफर कैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, प्रीवियस इमेज को नहीं नहीं, रखना। ये बिल्कुल ओल्ड वैल्यू अंडू पे रखेगा, हाँ और वो उसने जो चेंज किया है ब्लॉक को, वो डर्टी बफर कहलाएंगे, हाँ जो ब्लॉक उसने हाँ, चेंज कर दिया मगर है। ओल्ड वैल्यू को सेव करना, ओल्ड वैल्यू को प्रिजर्व करना, वो डेटाबेस बफर कैशे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है। ये बात क्लियर है। अच्छा अच्छा, बस क्लियर है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गई। आपने बताया कि चले एक ब्लॉक चेंज हो गया, अब उसके बाद। हाँ, अब आती है बात, लेट्स सपोज आपने कुछ चेंज करना है तो यूजर ओरेकल ने आके चेक करेगा हम्म, वो ब्लॉक डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद है या नहीं है। अगर वो ब्लॉक ठीक है। डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद था, एग्जाम्पल ले लीजिए कि मौजूद था, तो क्या करेगा, उस ठीक ब्लॉक है। को डेटाबेस बफर कैशे में चेंज कर देगा, ठीक है। वहां ओके चेंज कर देगा और यूजर को कमेंट बता देगा, मतलब ये मैंने चेंज कर दिया रिकॉर्ड। अच्छा, उसने यूजर को बता दिया चेंज कर दिया। अब अगर लेट्स सपोज वो ब्लॉक वहां पे नहीं था, एक सिनेरियो तो ये था नहीं था। नहीं था, तो वो यही काम करेगा, वहां से सेलेक्ट करेगा डेटा फाइल से और लेकर डेटाबेस बफर कैशे में जाकर रखेगा, रखने के बाद उसको अपडेट करेगा, ठीक है। ओके, अपडेट, यानी ओल्ड, अच्छा ओल्ड वैल्यू जाके पहले डाटा फाइल से उठाएगा, ऐसे ही है ना। ओल्ड जो चेंज करने से पहले की वैल्यू, क्योंकि डाटा फाइल पे तो अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं और बफर कैशे में वो वैल्यू नहीं है, तो डाटा फाइल से उसकी ओल्ड वैल्यू पिक करेगा, उसको लाके रखेगा, फिर चेंज करेगा, अभी ऐसे ही है। ओल्ड वैल्यू को छोड़ दो, अभी आप ओल्ड वैल्यू को अच्छा, ओल्ड वैल्यू को छोड़ अभी दूं। ओल्ड वैल्यू कॉन्सेप्ट को खत्म करो। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ चेंजेस के बारे में, अभी हम ओल्ड वैल्यू की बात नहीं करते। अभी हम लेट्स अंडू तो है ही नहीं है, अभी हम अंडू ओल्ड वैल्यू को आप अंडू से मैच करो ना, अभी हम ओल्ड वैल्यू को नहीं समझ रहे। नहीं, मैं ऐसे मैच कर रहा था। मैं ये कहना चाहिए, जैसे आपने कहा कि अगर उसके पास नहीं है ब्लॉक, हाँ, अब वो वहां से लेके आएगा डाटा फाइल, आपने कहा डाटा फाइल से लेके आएगा, अब डाटा फाइल में हम्म, तो जब चेंज कर रहे हैं सही किसी है। वैल्यू के अगेंस्ट चेंज कर रहे हैं ना,
है ना, किसी वैल्यू के अगेंस्ट चेंज कर रहे हैं, हम्म, तो फिर वो, मेरा कहने का मकसद था कि वो पिक कैसे करेगा डेटा फाइल से वो ब्लॉक। हाँ कैसे पिक करेगा? लेट्स सपोज मैंने एक ब्लॉक को चेंज किया, मैंने बोला या एक पर्टिकुलर ब्लॉक थी, सैलरी की कोई इन्फॉर्मेशन थी जो कि डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद थी। जी ठीक है, अब जाके उसने जाके देखा, चेक हमने बोला अपडेट मौजूद नहीं थी। ठीक है, उसने यूजर ने कहा अपडेट नहीं करनी थी, है, ठीक है, हाँ। यूजर ने कहा अपडेट करना है। वो गया पहले जाके उसने देखा कि डेटाबेस बफर कैशे में मौजूद है या नहीं है, उसने बोला नहीं है, डेटा फाइल में नहीं जाएगा। है। अभी हम ये बोल देते हैं अनडू डेटा फाइल है या वट कोई भी है, उनको डेटा से मतलब रखते हैं हम। ठीक ठीक है, अभी हम ठीक है। प्रीवियस न्यू की बात ही नहीं करते ना, हम डेटा चेंज की बात कर रहे हैं कि डेटा चेंज करने हाँ, गया, डेटा चेंज, वो ठीक है। गया डेटा फाइल में। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा ये अनडू डेटा फाइल है वट कौन सी डेटा फाइल है, वो गया डेटा फाइल में, डेटा फाइल से उठाएगा और उठाने के बाद जाके डेटाबेस बफर कैशे में रख देगा। ठीक है, डेटाबेस बफर कैशे में रख दिया ला के उसने, रख देगा, ठीक है। उसने कहा दी ये सैलरी इस यूजर की इतनी है, और फिर जाके उसको अपडेट चेंज कर देगा। ठीक है, उस वैल्यू को वहां पे ठीक है, चेंज कर ठीक देगा, है। और चेंज कर देगा करने के बाद यूजर को बता देगा कि मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये मैकेनिज्म है फॉर द अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस बफर कैशे। ठीक है, ओके ओके, आप विद, अच्छा आप विद इन डेटाबेस बफर कैशे में रहते हुए बताना चाह रहे हैं, हाँ ठीक हाँ, है, ठीक ये है। अभी मैं देखो ये हाँ, अभी हाँ, ठीक वो है, फंक्शनैलिटी जो आप कह रहे हो ना, वो ठीक है। डेटाबेस बफर कैशे की फंक्शनैलिटी नहीं है, वो आपकी ट्रांजेक्शन सही को सही वो सही अनडू सही। ब्लॉक की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, क्योंकि ओके इस ओके। इस पर्टिकुलर टाइम के काम के और ही बहुत से बैकग्राउंड प्रोसेस काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ ये चीज सही क्लियर है। कर रहे हैं कि हमारा। समझ। ओके, अच्छा, यहाँ पे बस लास्ट हाँ क्वेश्चन, बताओ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम कमिट नहीं करते तब भी ये पूरा, अभी आपने बताया, अगर हम कमिट नहीं चलाते, जस्ट अपडेट की स्टेटमेंट चलाते हैं, अभी हम कमिट नहीं कर रहे, हम्म, तो तब भी वो जाएगा डाटा, अगर वो ब्लॉक नहीं है, डेटाबेस बफर कैशे में वो ब्लॉक नहीं है, वो डाटा फाइल से पिक करेगा, डेटाबेस बफर कैशे में रखेगा और उसको चेंज कर देगा। बिल्कुल। सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगा, कमिट चाहे कमिट हो और रोल ओ अनकमिट, यानी कि हम कमिट साथ ही साथ दे रहे हैं स्टेटमेंट के या नहीं दे रहे, दोनों में, दोनों सिनेरियो में, है ना। कमिट कभी साथ में होता ही नहीं है, अपडेट जब साथ का मतलब जो भी वैल्यू के बाद नीचे हम एंटर करके फिर आखिरी में कमिट सेकंड कर देते हैं ना, सेकंड लाइन पे मैं होता उसकी है, बात, सेकंड लाइन पे होता है। सेकंड, ठीक है ना, जी सेकंड लाइन, मैं वही कहना चाह रहा हाँ, हूँ, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन पे आपने इंस्ट्रक्शन दी अपडेट की, अभी तो हमने कमिट की इंस्ट्रक्शन आई नहीं ना, अभी तो अभी अपडेट गई हुई है, अपडेट गई, अच्छा, उसने डेटा सेलेक्ट किया और आगे ले दिया उसको, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कमिटेड है अनकमिटेड, उसको भी हमने अपडेट भेजी है। ठीक है, उसने ओके ओके, अनकमिटेड हो कमिटेड हो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं। देखो आप जब इंस्ट्रक्शन भेजते हो लाइन पे 9 भेजते हो ना, सबसे पहले आपने बिल्कुल, अपडेट भेजी, अब उसने अपडेट पे काम शुरू कर दिया, सेलेक्ट करके लेके आया, अपडेट का रिकॉर्ड करके आपके डेटाबेस बफर कैशे में अपडेट कर दिया। ठीक हो गई बात। अब वो ठीक है, कमिट एक अलग ठीक है। चीज़ है, कमिट करेगा तो वो क्या करेगा वो अलग कहानी है, अभी हम चेंजेस की बात कर रहे हैं। ओके ओके, क्लियर है, अब उसने सही है, समझ चेंज गया। कर दिया, उसको ओरेकल क्या करता है, हम सबसे पहले बात करेंगे, अब कोई रिकॉर्ड चेंज हो गया उसे कहते हैं ओरेकल डर्टी डर्टी ब्लॉक्स, डर्टी बफर, कि ये वो ब्लॉक्स है या वो बफर एरिया है जहाँ पे डर्टी ब्लॉक्स पड़े हुए, जो कि डर्टी ब्लॉक उसे कहते हैं जो कि चेंज हो गए हैं। ठीक है, और डेटा फाइल में नहीं लिखे गए। ठीक है, चेंज हो डेटा गए फाइल हैं में नहीं लिखे गए और, और ओके डेटा फाइल में नहीं लिखे, अभी उसने क्या चेंज कर दिया और डेटा फाइल में अभी तक लिखे नहीं गए, तो उन उस किस्म की ब्लॉक्स को कहते हैं डर्टी ब्लॉक्स। ठीक है, और वो ओके, ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्लीन बफर क्या होता हाँ है? वही वही कर रहा हूँ, और वो ब्लॉक्स जो कि डेटा फाइल में लिख दिए गए हैं, डेटा फाइल में राइट हो गए हैं, मेमोरी एरे में चेंज हो गए हैं और डेटा फाइल में राइट हो गए हैं, वो कहते हैं क्लीन बफर। ओके, अच्छा, इसकी फिर ये दो स्टेज हुई, पहले वो चेंज हो गए, पहले वो डर्टी बफर बनेगा, हम्म, और फिर वो अगर डाटा फाइल के साथ सिंक हो गए और राइट वो हो गए क्लीन तो फिर वो क्लीन वो बफर हो क्लीन बफर हो जाएंगे। जाएगा। ओके ओके, तो यानी डर्टी बफर से मतलब हम ये कहें कि कि हमने जो भी कमिट करके उसने उठा के डेटाबेस बफर कैशे में रख दिया, और उसने विद इन मेमोरी उसको चेंज कर दिया, वो अभी राइट नहीं हुआ डाटा फाइल नहीं में, पड़ा, राइट। वो वही का वही पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो भी वहाँ चेंज नहीं किया, तो इस वजह से उसे डर्टी बफर कह रहे हैं। अभी अगर मैं बैकग्राउंड ओके प्रोसेस आपको ओके, बताऊंगा ना, तो बैकग्राउंड प्रोसेस से अब आपको ये पहले क्लियर को,
स्क्रीन नजर आ रही है नहीं, मेरी? अभी तक तो नहीं आई। आ जाएगी। आ गए, आ गए, आ गए। Recording in progress. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे डर्टी बफर। तो डर्टी बफर ये हो गया कि जो ब्लॉक चेंज हो गए हैं वो आपके डेटाबेस बफर कैशे में रखे जाएंगे। अच्छा, आप जब बैकग्राउंड प्रोसेस पढ़ रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बैकग्राउंड प्रोसेस है डीबी राइटर। उसका काम ये होता है कि डेटाबेस बफर कैशे में वो जाकर ये चेक करता है कि डर्टी ब्लॉक्स कौन से। डर्टी ब्लॉक वो के जो कि चेंज हो गए हैं और के डेटा फाइल में नहीं लिखे गए, वो उठाता है वहां से और उनको डेटा फाइल में कॉपी कर देता ओके। है। ठीक ठीक है, और वो जब कॉपी कर देता है तो वो उसको मार्क करता है ये क्लीन बफर है। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है वहाँ पे उनको हम कहते हैं क्लीन बफर। अच्छा, ओरेकल ने क्या किया, आपको डेटा ब्लॉक्स जो है ना डिफरेंट किस्म के दे दिए। डेटा ब्लॉक का साइज जो कि हम कहते हैं ब्लॉक साइज, जो आपका डेटा का ब्लॉक साइज रखता है वो रखता है 2K का होता है, 4K का होता है, 16K का होता है और 8K का भी होता है और बाय 32K का डिफॉल्ट भी होता एट है। की का होता है ना? हाँ, बाय डिफॉल्ट 8K का होता है। ठीक है, तो ये जो डेटा ब्लॉक्स जिस हिसाब से आपने रखे होंगे, अगर आपने बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बफर कैसे का साइज रखा हुआ है, और सॉरी जो ब्लॉक साइज रखा हुआ है वो आपने रखा ठीक है है। 8K का, तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बफर कैशे का जो साइज बनता है वो बनता है 8K के हिसाब से। मगर अब आप जब टेबल स्पेस क्रिएट कर रहे हो, टेबल स्पेस क्रिएट करते हुए आपने कहा कि मुझे 2K का टेबल स्पेस क्रिएट करना, ब्लॉक साइज आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त आप वहाँ पे ब्लॉक साइज डिफाइन कर सकते हो, तो वो टेबल स्पेस जो है आगे पढ़ेंगे तो वो उस हिसाब से जो ब्लॉक रखेगा वो उस हिसाब से 32K का भी हो सकते हैं, 16K का भी हो सकते हैं। तो जिस ब्लॉक का डेटा होगा उसी ब्लॉक के हिसाब से डेटाबेस बफर कैशे में भी आपका उसी हिसाब से मेमोरी एरिया एलोकेट अच्छा, होगा। यानी अगर कोई टेबल अच्छा है, मैं, जी हाँ, जी। कोई टेबल 2K का बना हुआ है या 4K का बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ही मेमोरी एरिया के अंदर ब्लॉक साइज को वहाँ मेंटेन करेगा वो। यानी कि लेट्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई टेबल है वो 2K के हिसाब से बना हुआ है, तो वो 2K के हिसाब से एक एक ब्लॉक जो एलोकेट होगा वो 2K के हिसाब से मेमोरी। वो उसके अच्छा हिसाब से अच्छा मेमोरी एरिया अच्छा लेगा। अच्छा अच्छा। अगर ब्लॉक साइज जो हमने डेटाबेस का 8K रखा है जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर वो मैच कर गया तो फिर तो वो सेम उसी हिसाब से चलता रहेगा। ऐसे ही है ना? वो देखेगा कौन सा टेबल, वो देखेगा टेबल का जो बना हुआ है वो कौन से ब्लॉक साइज से ओके। बना हुआ है। ठीक है, वो उसी हिसाब से वहाँ पे मेमोरी एरिया एलोकेट ओके, करेगा। यानी कि ओवरराइट हो जाएगा टेबल के डिपेंडेंसी पे कि उसका ब्लॉक ब्लॉक साइज क्या है। हाँ, मतलब जो कह रहा हूँ, जो डेटाबेस बफर कैशे में जो कैशे एलोकेट करेगा, जो ब्लॉक रखेगा, वो उस टेबल के बिहेवियर के बेस पे रखेगा। अगर वो टेबल 2K के ब्लॉक के हिसाब से रखा है तो उसके हिसाब से ही वहाँ पे मेमोरी एरिया एलोकेट होगा बफर कैशे के अंदर। जो ब्लॉक रखेगा वो 2K का रखेगा, 4K का तो 4K का रखेगा, 16K का 16K का रखेगा, 32K का क्या 32K का ऐसा होता है? रखेगा। ऐसा होता है कि जैसे लेट्स सपोज हमने डेटाबेस का ब्लॉक साइज जो है 8K रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज, जो हम्म, पैरामीटर से भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना, वो 8K का रखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कि हमने जब कोई टेबल स्पेस बना रहे हैं तो उस पर हमने 32K रख दिया, तो ये ऐसी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है कि चेंज करना पड़े कि हम ब्लॉक साइज जो डिफॉल्ट ब्लॉक साइज है उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ एक स्पेसिफिक टेबल स्पेस के लिए 32K रख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखें, आपकी एक डेटाबेस चल रहा है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपका डेटा आ रहा है। अब आपने लेट्स सपोज आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने एक डेटाबेस में डिफरेंट किस्म के स्कीमास रखे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के ठीक है। स्कीमास रखे हुए हैं। एक स्कीमा यूजर है जो कि आपका ओल्ड टीपी काम कर रहा है, एक आपका स्कीमा ऐसा है वो डेटा वेयरहाउसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका स्कीमा आपने डेटाबेस एक ही रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहते हैं यार डेटा वेयरहाउसिंग का जो स्कीमा है उसके अंदर उसका ब्लॉक में बस ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि उसमें हो सकता है ज़्यादा डेटा बल्क में आ रहा है। ठीक है, उसका आप अलग यूजर बनाए, उसका एक अलग टेबल स्पेस बना दें। ठीक है, जो ओल्ड टीपी में जो टेबल चल रहे हैं उसका यूजर अलग बनाए, उसका अलग टेबल स्पेस बना दें, तो हर टेबल यूजर के हिसाब से टेबल स्पेस एलोकेट कर दें। अब एक यूजर है वो जो कि ओल्ड टीपी कर रहा है तो उसका टेबल स्पेस अलग बना हुआ है, उसका आप 2K का ब्लॉक या 8K का ब्लॉक रखें, विद इन सेम, उसका ये आप विद इन 32 का सेम रखें। डेटाबेस बात हो रही है सेम ना, विद इन डेटाबेस, सेम डेटाबेस? हाँ हाँ बिल्कुल, रख सकते हैं, मर्जी पर है। अच्छा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूबीएल की, जब मैं टाइम पे था 2008 9 में 9 में था पे, वहाँ पे था हमारे पास सीडीबी, एक डेटाबेस थी सीडीबी के नाम से ना, उस और जिसमें काम ये था कि डिफरेंट ब्रांचेस का डेटा उस डेटाबेस के अंदर आता था।
ठीक है, डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस थी, एक जगह पे आता था, फिर वहाँ पे जाने के बाद उस तमाम के हम डेटा को वो कंसोलिडेट करके उसका कुछ समरी बनाते थे, सही है। जो कि एक अलग डेटाबेस के ऊपर जाता था। तो वो एक अलग डेटाबेस थी, वहाँ पे पूरा बल्क डेटा इंसर्ट होता था, वो थी उनकी डेटा वेयरहाउसिंग की। और उसी एक ही डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ ओल्ड भी चल रहा था और डेटा वेयरहाउसिंग भी चल रहा था। तो उन्होंने इस तरह टेबल स्पेस बना के किया हुआ था। तो ऑप्शन ओरेकल ने दे दिया आपको, आप चाहते हैं तो एक ही डेटाबेस के अंदर एक अलग टेबल स्पेस बनाए, वहाँ रखते हैं, और टेबल स्पेस की डेटा फाइल भी अलग करना चाहता है अलग लोकेशन पे करते हैं, उसका ओवरहेड कहीं आपकी उस नहीं डेटा अच्छा, पे आएगा ये भी हम नहीं, मेंटेन कर सकते हैं कि कर एज अ सकते सेम हैं। डेटाबेस को हम ओएलटीपी और डेटा वेयर हाउसिंग, मतलब कि काफी हद तक इसको हम मैनेज कर सकते हैं सेम डेटाबेस पे रहते हुए। सेग्रीगेट कर सकते अच्छा, हैं आराम से। लेकिन एक बीआई जो है, बीआई एग्जैक्ट डेटा है, वो भी डेटा वेयर हाउस के लिए, लेकिन वो डेडिकेटेड के लिए बिल्कुल ही चेंज है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यार हमारे पास हार्डवेयर, देखो ये डिपेंड करता है कि आपके पास हार्डवेयर की ओ, रिक्वायरमेंट है। अगर आपको देखो एक ही मशीन है, आपको पता है यार मैंने इसमें दोनों डेटाबेस मेंटेन करनी है, ओल्ड टीबी भी रखनी है, एक ही डेटाबेस बनाऊंगा मैं, ये तो मैं जाऊँगा एक ही डेटाबेस के अंदर ये दो काम करके सेग्रीगेट कर लूँ। अब मुझे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो मेरी ओल्ड टीपी है उस डेटा वेयरहाउस में से कुछ डेटा सेलेक्ट करके भी लेकर आती है, ठीक है ना? कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो सेलेक्ट करके भी लेके आती है, और कुछ ओल्ड टीपी ऐसा है कुछ जो कि डेटा वेयरहाउस की जो स्कीमा है वहाँ से उसी में से में सेलेक्ट करके लेकर आई है। ऐसा भी रिक्वायरमेंट है मेरे पास। अब मैं दो अलग अलग डेटाबेस बनाऊँ, तो दो अलग अलग डेटाबेस बनाऊंगा तो बीच में आपका आया था नेटवर्क आया था, नेटवर्क के थ्रू सेलेक्ट करेगा, वो एक ही जगह पे होगी दोनों, तो सेलेक्ट मैंने आसानी होगी। तो ये मैकेनिज्म देते हुए आपको जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है वो आपने किस स्पेस पे बना रहे हो और सेग्रीगेट कैसे कर रहे हो, तो वो आप पे कर सकते हो। ओरेकल ने आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि आप एक में दोनों अलग अलग भी कर सकते हो और एक में साथ भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है, सही सही। तो डेटाबेस बफर कैसे हमारे पास क्या हो गया, एक मेन कंपोनेंट जिसका काम ही ये है कि जो भी चेंजेस आ रही हैं वो डेटाबेस बफर कैशे में ओरेकल रखता है। मतलब जो चेंजेस बोलो जो आपका डेटा सेलेक्ट करके लेकर आते हैं वो सबसे डेटाबेस बफर कैशे में रखता है और फिर यूजर को रिटर्न कर रहा होता है। अच्छा, अब आती है हमारी इसका सेकंड कंपोनेंट में आते हैं जो कि शेयर्ड पूल है। अब डेटाबेस बफर कैशे में डेटा आता है, अब आता है शेयर्ड ठीक है। पूल। शेयर्ड पूल में आता है कि जो डेटा आया है उसकी जो सेलेक्ट एग्जीक्यूट हुई थी, जो सेलेक्ट हुई थी, तो आपने सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म समथिंग लिखा है, सेलेक्ट ईएमपी नेम लिखा था, जो उस सेलेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो आपकी आएगी शेयर्ड पूल में। इसकी डेटा की नहीं, सिर्फ सेलेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आएगी यानी शेयर्ड पूल कि में। एसक्यूएल टेक्स्ट, अच्छा, अब एसक्यूएल जैसे टेक्स्ट की बात हो रही है ना? जो हाँ ठीक एसक्यूएल टेस्ट, ठीक एसक्यूएल है। स्टेटमेंट, जो ठीक एसक्यूएल है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट भी शेयर्ड पूल के अंदर आई है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसमें भी ओरेकल ने क्या कर दिया, आपको डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट शेयर्ड पूल का पार्ट बना दिए। इसमें आता है लाइब्रेरी कैशे। लाइब्रेरी कैशे में क्या आएगी, जो आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट चलाई है ना, उस एसक्यूएल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन में याद हो उसकी जो है एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है, उस एग्जीक्यूशन प्लान की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हरी लाइब्रेरी कैशे के अंदर आएगी। ठीक है, कि उस लाइब्रेरी कैशे की यूजर ने सेलेक्ट चलाई है, ठीक है, उस सेलेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी की सारी लाइब्रेरी कैशे के अंदर आएगी। ठीक है, अब आता है दूसरा आता है डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी के अंदर आता है कि आपकी उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जेक्ट के राइट्स क्या हैं, उस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट में कितने कॉलम्स हैं, वो वो सारी की सारी आपकी आएगी डेटा डेफिनेशन में। मतलब आपको कोई टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, उस टेबल के ऊपर किस यूजर को क्या राइट्स हैं, ठीक है, उस टेबल के ऊपर इंडेक्स कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो वो जो डिक्शनरी, जिसे कहते हैं डिक्शनरी सही की है। इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ आएगी, आपके डेटा डिक्शनरी के अंदर आएगी। लाइब्रेरी कैसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस एसक्यूएल की सही है। इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन प्लान आ रहा है, ठीक है, उसका, और मगर डेटा डिक्शनरी के अंदर आपका कहाँ पे आ रहा है, वो उसकी जो उसकी डेटा की ऑब्जेक्ट की लेवल की डीडीएल, मतलब डीडीएल आप बात कर लो, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ रही है, डेटा अच्छा, डिक्शनरी के लाइब्रेरी अंदर आ रही है। कैशे में एसक्यूएल स्टेटमेंट भी आ रही है और उसका एग्जीक्यूशन प्लान भी आ रहा है, दोनों चीज आ रहा है। ठीक है। एग्जीक्यूशन भी आ रही है जी। डाटा डिक्शनरी में उसकी, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स जो है उसकी डिक्शनरी की इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी में आ रही है। उस पर्टिकुलर, अच्छा, डाटा डिक्शनरी में जो आ रही है, अगर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट पे लाइक 5 टेबल हिट हो रहे हैं, उन 5 अगर हो रहे हैं तो पांचों के 5 टेबल की
डीडीएल इंफॉर्मेशन या उस पे क्या राइट्स हैं, उस कौन से कॉलम्स बने हुए हैं, वो सब कुछ वो डेटा उसके अंदर डिक्शनरी आएगा। में, डेटा वो डिक्शनरी में आ डेटा जाएगा। ठीक है। जिसमें जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपने उसके अंदर, जैसे आप बात करें ना उसके लाइब्रेरी कैशे में, आप कोई पीएल हम्म, एसक्यूएल का कोड है, प्रोसीजर चलाया आपने, कोई फंक्शन चलाया या पैकेज चलाया, ट्रिगर है, कोई कर्सर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये सारी की सारी कहाँ पे आएगी, आपकी लाइब्रेरी कैशे के अंदर जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब वो चेक कैसे करता है, ओरेकल लाके चेक कैसे करता है कि सबसे पहले आएगा लाइब्रेरी का आपके जो ना शेयर पूल में आएगा, जाके चेक करेगा क्यूरी को, उस अगर वो क्यूरी वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो वो वहाँ से उस क्यूरी की इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, उसका एग्जीक्यूशन प्लान जो कि लाइब्रेरी कैशे में मौजूद होगा, लाइब्रेरी कैशे से उसका एग्जीक्यूशन प्लान निकालेगा। ठीक है। और डेटा डिक्शनरी के अंदर सारी उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसके क्या राइट्स है, वट जो भी चीज़ें हैं वो डेटा डिक्शनरी पड़ी होगी। तो ओरेकल को इस किस्म की उसको कहते हैं सॉफ्ट पार्सिंग, अगर एसक्यूएल मौजूद है। और अगर यूजर और एसक्यूएल मौजूद नहीं है तो क्या करेगा ओरेकल, उसका जाके सारी चीज़ें दोबारा लेकर रखेगा, चीज़ों उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के बाद बनाने के लिए उसका यूजर के जो राइट्स हैं, उसके कितने उसमें कितने टेबल्स हैं, वो सारे सारे डेटा डिक्शनरी कैशे में चीज़ें रखेगा। वो सब चीज़ें रखने के बाद उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के बाद लाइब्रेरी कैशे में रखेगा, और यूजर की वो सेलेक्ट करने के बाद फिर डेटाबेस बफर कैशे सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करके डेटाबेस बफर कैशे में डालेगा और यूजर को रिटर्न करेगा। ओके ओके, अच्छा ठीक है। ये हम पिक कर सकते हैं ना कि ये सॉफ्ट पार्सिंग हुई है या हार्ड पार्सिंग हुई है, फर्स्ट टाइम बना है और हाँ, वो वो तो हमें सारे डिक्शनरी ओके व्यूज हैं, डिक्शनरी व्यूज से पता चल जाएगा कि यार सॉफ्ट पार्सिंग कितनी परफॉर्म हो रही है। ठीक है। वो हमें एडीएल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें पता चलेंगी, बताता है कि यार सॉफ्ट पार्सिंग कितनी परसेंट सॉफ्ट पार्सिंग हो रही है, कितनी परसेंट हार्ड पार्सिंग हो ओके रही है। ओके। ठीक है। आपने वहाँ कौन सी क्वेरीज निकालनी है, वो कौन सी क्वेरीज ऐसी है जिसमें सॉफ्ट पार्सिंग हो रही है, कौन सी क्वेरीज ऐसी है जो कि हार्ड पार्सिंग हो रही है, उसमें बाइंड, अब आगे बाइंड वेरिएबल पढ़ेंगे तो बताऊंगा चलें, आपको आगे सही बाइंड। सही। ठीक है। ठीक है। अब आती है एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान ये है कि कोई भी क्वेरी चलती है, ओरेकल ने यार एग्जीक्यूशन प्लान ये है कि कुछ भी डेटा सेलेक्ट करने के लिए, कुछ भी काम परफॉर्म करने के लिए ओरेकल उसका एक प्लान बनाता है कि यार मुझे ये प्लान बनाना है। लेट्स सपोज मैंने प्लान बनाया है कि मुझे यहाँ से मुझे कहीं जाना है, ठीक है ना, तो मुझे उसका एक प्लान बनाऊंगा कि यार मुझे लेट्स सपोज यहाँ से सदर जाना है। सही है। ठीक है ना। अब उसके लिए मैं करूँगा, सबसे पहले दूंगा यार कि मुझे इतने टाइम में जाना है, और उसका शॉर्टेस्ट प्लान दूंगा, शॉर्टेस्ट कितना सबसे कम कम टाइम में पहुंच जाऊँ। ठीक है ना। तो उसका एक प्लान बनाऊंगा कि हाँ जी मैं इस जगह से होता हुआ जाऊंगा, और मुझे एक गाड़ी में जाऊंगा वट एवर, जब मैं किसी भी स्कूटर पे जाऊंगा वट एवर, जिस तरीके से भी जाऊंगा, बाय द यूज ऑफ ये चीज़ को यूज़ करते हुए मैं अपना एक प्लान सही है। बनाऊंगा। तो वही क्या होगा यार, ओरेकल भी यही काम करता है कि यार कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई भी स्टेटमेंट चलाने के लिए ओरेकल उसकी एक प्लान अच्छा, वो जनरेट प्लान करता है मल्टीपल प्लान कि को यार देखते हुए फिर वो डिफाइन, मतलब फाइनल ये सिलेक्ट करते हैं कि यार मैंने अगर दो तीन प्लान बनाए तो मैं मेरे लिए सबसे बेहतर ये वाला प्लान होगा, ये खुद ही आइडेंटिफाई करता है। वो देता है लॉक, मतलब वो देता है जिसकी कॉस्टिंग कम से कम आ रही है। ओके। ठीक है। कॉस्टिंग कम से कम आ रही है। अब कॉस्टिंग को ओरेकल देखता है कि यार अब लेट्स सपोज कोई एक टेबल वेयर पर सेलेक्ट करना है, मैंने टेबल सेलेक्ट करना है, जो स्मॉल टेबल है, छोटा टेबल है, उसमें सेलेक्ट करना है मैंने। अब उसमें इंडेक्स बना हुआ है, लेट्स सपोज मैंने 100 रिकॉर्ड्स एक टेबल के अंदर। ठीक है। यूजर ने कोई सेलेक्ट चलाई, और सेलेक्ट चलाने के बाद उसमें उसके अंदर उसने वेर क्लॉज में उसने कोई इंडेक्स कॉलम यूज किया, उस पर इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है। अब उस 100 रिकॉर्ड में से मैं कोई जाके सेलेक्ट चलाऊंगा, एक रिकॉर्ड लेकर आना है, तो अब उसके लिए मैं अगर लेट्स पर इंडेक्स को इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं इंडेक्स को इस्तेमाल करूंगा, तो फिर क्या होगा, इंडेक्स को इस्तेमाल करने क्या होगा, ओरेकल जाके पहले इंडेक्स टेबल को पढ़ेगा, जो इंडेक्स अलग टेबल है उसको पढ़ेगा, वहां से देखेगा हाँ जी इसका रिकॉर्ड ये, फिर आके मेन टेबल पे आएगा। ये बिल्कुल। मैकेनिज्म है, ऐसे अच्छा ही चलेगा। बिल्कुल, यानी कि अब ये, यानी कि लेट्स अगर उस टेबल पे इंडेक्स लगा हुआ है तो वो इंडेक्स के अंदर उसकी वैल्यू सर्च करेगा, ऐसे ही है ना? हाँ, पहले इंडेक्स वाली जगह पे जाएगा, इंडेक्स टेबल जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू सर्च करेगा, फिर उसको पॉइंटर उठाएगा, फिर जाके मेन टेबल से उसका पॉइंटर निकाल के आपको रिटर्न करेगा। ये इंडेक्स रीड करने के मैकेनिज्म है। अब अगर लेट्स सपोज एक टेबल के अंदर है ही 100 रोज, ठीक है, और 100 रोज में से एक कॉलम के ऊपर इंडेक्स बना हुआ था, उसके इंडेक्स में भी 100 रोज थी। ये टेबल की 100 रोज थी और इंडेक्स टेबल के अंदर भी सही। 100 रोज थी। अब ओरेकल क्या करेगा,
अगर वो उसकी इंडेक्स टेबल को जाके पढ़ेगा तो वो एक देखा जाए तो ये एक ओवरहेड है। क्योंकि क्योंकि 100 ओवरहेड हाँ इसलिए है। अब बताएं, अच्छा अच्छा, एक सेकंड पहले आप ये कंप्लीट करें। हाँ हाँ, अब मेरे हिसाब से वो ओवरहेड है क्योंकि 100 एक टेबल की रोज है और इंडेक्स भी 100 रोज है। वो आके पहले 100 रोज को पहले के पढ़ेगा इंडेक्स में, वहाँ का निकालेगा, हाँ जी इसका ये था नंबर थी 15 नंबर की इंडेक्स पॉइंटर निकाला, उसमें जाएगा फिर वो टेबल पे आएगा, टेबल में 15 नंबर पे आएगा और जाके यूजर को टर्न करेगा। बिल्कुल। ऐसा ही है। अब अगर यही काम वो इंडेक्स को पढ़ता नहीं और सिर्फ टेबल को पढ़ लेता, तो टेबल को 100 रोज ही पढ़नी है ना, तो टेबल को पढ़ ले, इंडेक्स को क्यों पढ़ने जा रहा है, फिर टेबल पढ़ ले तो उसका ओवरहेड बच जाएगा। तो इस किस्म की चीजों को अब इस लेवल के ऊपर क्या हुआ, मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई, अगर मैं इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो या कॉस्टिंग अच्छा, बढ़ रही है। हम हालांकि एक्चुअली इंडेक्स जब की आप कॉस्ट पे बता, जब हम कॉस्ट आप बता रहे हैं कॉस्ट के को देखते हुए वो एग्जीक्यूशन प्लान डिसाइड करता है कि विच वन इज परफेक्ट, ठीक है। तो इस पे जो है जी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये इंडेक्स जो है कल्प्रिट है इतने छोटे से टेबल पे, ये कॉस्ट बढ़ा रहा है, तो वो ये हाँ हम एग्जीक्यूशन प्लान से या हम किसी भी टूल से ये हम पिक कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, एग्जीक्यूटिव बताएगा एग्जीक्यूटिव प्लान में कौन सी स्टेटमेंट में क्या चल रहा है, किस पे कितनी अच्छा, कॉस्ट आ रही है, ठीक है। किस काम पे जा रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, वो सब बताएगा। तो ओरेकल इस लेवल पे भी जब चेक कर रहा होता है, जो मैकेनिज्म है जाके चेक कर रहा होता है, हाँ जी कौन सी ऐसी जगह पे उसे देखना है कि यहाँ पे इंडेक्स की जरूरत है या नहीं है, तो वहाँ पे इंडेक्स को खत्म करेगा और फुल डेटा स्कैन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो इस चीजों को कहा, ये एग्जीक्यूशन प्लान इसी पर्पस के लिए ओरेकल बनाता है कि देखता है कि हाँ जी मैं अगर इंडेक्स को इस्तेमाल करूंगा तो इतनी कॉस्ट आ रही है, और अगर फुल टेबल स्कैन मारूंगा तो इतनी कॉस्ट आ रही है। तो दोनों की कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट किसकी कम आ रही है, फुल टेबल स्कैन की कॉस्ट कम आ रही है, वो ठीक है उसमें बोलता है फुल टेबल स्कैन चलाऊंगा। तो ये एग्जीक्यूशन प्लान बनाने का पर्पस ही यही होता अच्छा, है। सही। ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि कहाँ कौन से काम करता है, फिर वो एग्जीक्यूशन प्लान कहाँ पे रखता है, आपके लाइब्रेरी कैशे में। तो एग्जीक्यूशन प्लान क्या हो रहा है कि उसने किस तरीके से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके अंदर कितने कॉलम उनके हिसाब से बेस करते हुए उसने एक प्लान बनाया है कि इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा, सॉर्टिंग करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा, क्या करूंगा, ऐसा करके का पूरा पूरा एक प्लान जनरेट करता है, फिर जाके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। ये हो गया आपको एग्जीक्यूशन प्लान। सही है। ठीक है, फिर बात आती है सॉफ्ट पार्सिंग। सॉफ्ट पार्सिंग में ये बात कर दी कि यार अगर लेट्स सपोज वही चीज़ अगर लाइब्रेरी कैशे के अंदर नहीं पड़ी है, ठीक है, वो स्टेटमेंट वहाँ नहीं मौजूद है, अगर मौजूद है तो वहाँ से रिटर्न कर देगा, तो वो उसे कहते हैं सॉफ्ट पार्सिंग। और वो मौजूद नहीं है तो उसके लिए को दोबारा सारी चीज़ें करना पड़ेंगी, उसे कहते हैं हार्ड पार्सिंग। ठीक है। अब आती है बात बाइंड वेरिएबल, जैसे हमने कल डिस्कस किया था बाइंड वेरिएबल के बारे में, कि आप बाइंड वेरिएबल में कि आप लेट्स सपोज जब कोई स्टेटमेंट चला रहे हो, सेलेक्ट आपने चलाई, सेलेक्ट आपने बोला ये सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी व्हाटएवर, ये एम्प्लॉय आईडी थी। अब आप एम्प्लॉय के आईडी जो बार बार हर स्टेटमेंट पे आईडी लिख के भेज रहे हो, आईडी 1000 जो यहाँ लिखा है, आईडी 1000, आईडी 2000, 3000, आप ये हार्ड कोडेड वैल्यू, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए सेलेक्ट इज सेलेक्ट फॉर ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल्स टू कॉलन ईएमपी नंबर। ईएमपी नंबर ये क्या है, ये एक बाइंड वेरिएबल है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं लिखता हूँ एम पी इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो आप एम पी लिखो टू 100, मैं सेकंड चला रहा हूँ एम पी इज इक्वल 200, तो ओरेकल इसमें क्या करेगा, आप जितनी बार स्टेटमेंट भेजोगे ना तो हर बार उसका एक नया एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। मगर अगर आप सिर्फ वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे तो ओरेकल क्या करेगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करेगा, मतलब वैल्यू को असाइन अलग जगह पे रख देगा। मतलब वेरिएबल ये होता है कि वेरिएबल के अंदर टेम्परेरी तो पे एक अलग वैल्यू स्टोर कर दी, वो मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। जब वो स्टेटमेंट चला रहा होगा तो ऑटोमेटिक खुद ही जाएगा, बोलेगा ये वहां पे बाइंड वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कहीं वो और से पिक मेमोरी से करेगा, पिक कर लेगा। मगर ओके स्टेटमेंट ओके, सबके वहां से वहां ले से ले लेगा। लेगा। तो इस सिनेरियो के नहीं, और क्या करेगा, इस बात क्या होगा, उसको एग्जीक्यूशन प्लान बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्टेटमेंट बिल्कुल। उसके लिए यूनिक है। तो क्या होगा, आपकी अच्छा, सॉफ्ट लेट पार्सिंग सपोज होगी। कि हमने जो मेमोरी में एलोकेट करवाया है बाइंड वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू, अगर एम्प्लॉय नंबर हमने 10 एम्प्लॉय नंबर का डाटा डाला है, लेट सपोज वन से लेकर एम्प्लॉय नंबर 1 से लेकर एम्प्लॉय नंबर 10 तक, ठीक है, वो डाल दिया, एलोकेट कर दिया। या अब हम रन टाइम पे क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और क्यूरी एग्जीक्यूट करने के साथ एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू हमने आगे बाइंड वेरिएबल लगा दिया। अच्छा, रन टाइम पे इसने हमसे पूछा है कि भाई आप एम्प्लॉय नंबर डालें। अगर हमने वो जो एलोकेट किया है मेमोरी में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, अगर उसके अंदर हम यहाँ पे पार्सिंग के वक्त हम कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, तो उसके लिए उसको यानी कि दोबारा हर की एग्जीक्यूशन प्लान चेंज नहीं करना होगा। वो एग्जीक्यूशन प्लान
सेम रखेगा, ऐसा ही है ना? उस सिनेरियो अगर में ऐसा अगर वो होगा। 10 से अगर हम कोई ठीक है। ऐसी वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि हाँ मेमोरी एरिया में मौजूद नहीं है, यानी कि जो हमने एम्प्लॉय आईडी 1 से 10 रखी थी, यानी कि अगर हम 11वीं आईडी एंटर करते हैं, ठीक है, चलते वक्त, तो हम्म, क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगी या एरर जनरेट कर देगा? ये एक्सिक्यूट तो हो जाएगी। ऐसा तो कोई एरर किसी सिनेरियो में नहीं आएगा। लेकिन उसकी, अच्छा, अगर अच्छा 11वीं 11वीं का करेंगे। अगर करेंगे तो उसके लिए फिर वो नया एग्जीक्यूशन प्लान बना के फिर वो करेगा, ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही होगा। और नया प्लान बनाएगा, जाके लाइब्रेरी कैसे में प्लान रखेगा, डेटा डिक्शनरी में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। उसके लिए क्या कर रहा है, वो हार्ड हार्ड पासिंग कर रहा है, सब कुछ मिलेगी वो सॉफ्ट अच्छा, पासिंग हार्ड करेगा। पार्सिंग करेगा, और वो उसको एज ए हार्डकोर वैल्यू लेगा ना, क्योंकि यहाँ तो क्योंकि बाइंड वेरिएबल पे वो हाँ वैल्यू नहीं डली हुई, तो वो एज ए हार्डकोर वैल्यू लेते हुए फिर उसकी हार्ड पार्सिंग कर देगा, ऐसे ही है? सारी हार्ड, हाँ हार्ड पासिंग करेगा नहीं। हार्ड पार्सिंग एक मैकेनिज्म है। ठीक है, एक मैकेनिज्म का नाम है, एक प्रोसेस का हम मैकेनिज्म का नाम कह रहे हैं। जो पार्सिंग असल है पार्सिंग। अब पार्सिंग दो किस्म की है, सॉफ्ट पार्सिंग है, हार्ड पार्सिंग है। सॉफ्ट पार्सिंग क्या होती है, क्योंकि अगर उसको वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टेटमेंट मिलती है लाइब्रेरी कैशे के अंदर, ये शेयर पूल में मिलती है, तो अगर मिल रही है तो वो उसको हम कहेंगे सॉफ्ट पार्सिंग। अगर नहीं मिल रही है तो वो पार्सिंग दोबारा परफॉर्म करेगा, पूरी क्वेरी को पार्स करेगा ना। सही सही। उस मैकेनिज्म को हम कह रहे हैं हार्ड ओके। पार्सिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें आता है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर, ये जो हमने एग्जीक्यूशन प्लान बनाया, एग्जीक्यूशन प्लान ये होता है कि जब वो स्टेटमेंट चलती है तो वो ये देखता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसकी कॉस्ट कम से कम है। ठीक है, वो ऑप्टिमाइजर देखिए जिसकी कॉस्ट कम से कम है एग्जीक्यूशन प्लान की, वो उसी को चलाता है। ठीक है, तो कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर काम ये करता है कि जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान की कॉस्ट कम से कम आ रही है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड ठीक ऑप्टिमाइजर। है। ठीक है, और एक होता है रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर, जो कि एक अब तो ये नहीं है, मतलब ये oracle ने ऑप्शन पहले होता था, अब नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर काम करता है। रूल में ये होता है कि अगर उसमें होता है एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स उसमें रूल होता है, मतलब वो ये उसमें ये देखता नहीं कि इंडेक्स एक्सेस करता है या नहीं करता। ठीक है, वो एक अपने हिसाब से खुद ही देखता है कि टेबल, क्योंकि ये पहले ही ऑप्टिमाइजर था, अब वो ऑप्टिमाइजर ओरेकल ने खत्म कर दिया, मगर ये बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजर मौजूद, अगर आप इस्तेमाल करना है तो सेलेक्ट रूल और लगा के आप इस ऑप्टिमाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो बाय ठीक है, डिफॉल्ट कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर है, उसको ओवरराइड कर देगा, अगर ये कॉस्ट को चेक इसको करता है। इग्नोर कर देगा, इसको इग्नोर कर हाँ देगा, अगर हम रूल बेस्ड लगाना चाह हाँ, रहे हैं। जो रूल बेस, अच्छा, ये अभी भी तो ये ऑब्सोलीट हो ऑब्सलीट हो गया गया, है। लेकिन 19C में ये अभी भी हाँ अवेलेबल है ये? हाँ, आपने अगर लगाना हो तो रूल को अगर लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ओरेकल क्या करता है, अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी को बंद नहीं करता। अच्छा। ठीक है, वो भी बंद नहीं करता, तो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो अच्छा रूल ये कभी चेक अच्छा, रूल करेगा बेस कि करेगा क्या? इंडेक्स, हाँ रूल बेस करेगा ये कि इंडेक्स है या नहीं है, ये इसको प्रेफर नहीं करता। ठीक है, वो देखेगा एक चीज आपको सेलेक्ट चलाएगा, वो इंडेक्स को प्रेफर नहीं करता। कॉस्ट में क्या होता है, वो कॉस्टिंग निकालता है कि इंडेक्स अगर लेट्स मैं एग्जीक्यूट करूंगा या मैं फुल टेबल स्कैन परफॉर्म करूंगा तो मेरी क्वेरी फास्ट किस में चलनी चाहिए, तो उसकी कॉस्ट निकालने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो हो सकता है तो आपको कोई एक टेबल है, बड़ा साइज का टेबल था, ठीक है, वो देखेगा कि उसमें इंडेक्स की, वो इंडेक्स को प्रेफर करेगा भी नहीं, वो उठाएगा पूरा सेलेक्ट चला देगा। ठीक है, वो उसकी कॉस्टिंग भी चेक नहीं करेगा कि यार इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल पे उठाएगा, हो जाके इंडेक्स को नहीं चेक करेगा, पूरा फुल टेबल स्कैन चला देगा। लेकिन ये तो फिर तो रूल बेस्ड लेकिन बेसिकली रूल क्या है, बेस इसी तो फिर वजह तो से। काम का नहीं हुआ इतना। नहीं भैया, उस वो इसी वजह से ओरेकल ने ऑब्सोलीट भी कर दिया, मगर किसी सिनेरियो में आपके काम किस भी आ सिनेरियो सकता में है। काम आ सकता है? अब वो होता मैंने आपको पहले, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब ऐसी कोई मेरी क्वेरी है जिसको मैं चाहता हूँ कि यार मेरा इंडेक्स हिट ना हो, मेरा फुल टेबल स्कैन ही चले। अच्छा, यानी कि इंडेक्स के होते हुए भी हाँ फुल टेबल स्कैन चले और इंडेक्स को वो यूज ना करे? हाँ, बाईपास बाईपास कर दे तो मैं वो भी कर सकता हूँ, उसके लिए रूल बेस्ड मेरा सही काम करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है लेकिन ना, एक बात मुझे रूल बेस्ड। बताएं कि अगर एक इंडेक्स लगा हुआ है, एक टेबल है जिसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है,
वहाँ उस टेबल को हमें ये देखते हुए हम मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम रूल बेस की तरफ जा रहे हैं? अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, इंडेक्स भी है फॉर सेलेक्ट क्यूरी के लिए, तो हम्म। क्या कहते हैं, इंडेक्स तो बहुत अच्छा है। अगर हम सेलेक्ट चला रहे हैं तो उसके लिए तो वो आउटपुट और जल्दी लेके आएगा, है ना? तो नहीं देखा है, वही कह रहा हूँ। वो तो मखा लेके आएगा, मैं वही कह रहा हूँ ना। ओरेकल ने एसीओएस को खत्म कर दिया। ओरेकल ने एसीओएस को खत्म कर दिया। ओरेकल के पहले जो मैकेनिज्म था 19C वगैरह में था, ठीक है। तो क्या वो उसके अंदर ये था ऑप्शन के, वो क्या कहते हैं, अपने रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर चलता था, ठीक है। इस वजह से ओरेकल ने इसको ऑब्सोलीट कर दिया, ठीक है। मगर वही कह रहा हूँ ना, अब अगर वो तो हमने खुद ही लगानी है ना। अब अगर लेट्स में हम बताए एक टेबल का मेरा साइज बड़ा है, ठीक है, और मैं उसके ऊपर रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर लगा दूं, तो मैं गलती कर रहा हूँ, खुद ही गलती करूंगा। वो टेबल का साइज नहीं चेक करेगा, वो स्टैटिस्टिक नहीं चेक करेगा। देखो ना, आप टेबल का जो ऑप्टिमाइजर है, जो हमारा कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर है, उसके बेस पे साइज निकालता है, वो साइज को भी देख रहा होता है, टेबल का साइज कितना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज टेबल का साइज 1 TB का टेबल का सही है। साइज है। आपने उस पर रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर लगा दिया, उसने उठा के पूरा सब पे पूरा पूरा सेलेक्ट चला दी। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, मगर रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर ओरेकल ने वैसे ही खत्म कर दिया है, मगर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, अच्छा, वो तो है क्या? अच्छा अच्छा, ये लगे ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लगी है, सिलेक्ट स्टार रूल फ्रॉम द वेयर एम्प्लॉय नंबर इज टू 100। हम्म। तो इस सिनेरियो में क्या करेगा, वो इंडेक्स इस्तेमाल करेगा। इंडेक्स। मतलब सबसे पहले जाकर देखेगा इंडेक्स, इंडेक्स है या नहीं है। सबसे पहले जाकर देखेगा इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे सीबीओ है ना, सीबीओ के अंदर जो हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजर है, वो ये देखेगा कि अगर मैं किसी टेबल के ऊपर इंडेक्स इस्तेमाल करूँ या फुल टेबल स्कैन परफॉर्म करूँ, तो मेरे कॉस्ट किसकी कम ज़्यादा आ रही है। अगर लेट्स सपोज इंडेक्स इस्तेमाल करने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और फुल टेबल स्कैन इस्तेमाल करने में कम आ रही है, तो वो प्रेफर करेगा जिसकी कॉस्ट कम आ रही है, वो कॉस्ट चला पे देगा, ऑप्टिमाइजर, ठीक है। ठीक है। रूल रूल बेस में ये नहीं करेगा, ठीक है। वो देखेगा यार इंडेक्स किस पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, चला दो। अच्छा, यानी कि वो वो ये यानी कि देखेगा वो नहीं ये नहीं कि, देखेगा कि कॉस्ट किस में कम आ रही है, रूल बेस में ऐसे ही है। हाँ वो ये देखेगा नहीं, रूल बेस में वो कॉस्ट को देखेगा नहीं, वो देखेगा इंडेक्स, वो पहली प्रायोरिटी इंडेक्स को देगा। पहली प्रायोरिटी इंडेक्स को देगा, ठीक है, इंडेक्स है, ये इंडेक्स बना हुआ है, चला दो। बस अब उसकी कॉस्टिंग कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, वो उसको इससे कोई लेना देना नहीं अच्छा है, अच्छा। ठीक है। वो ये देखेगा नहीं कि यार इस टेबल का साइज जो है, अगर मैं लेट्स सपोज फुल टेबल स्कैन चलाऊं, तो वो तो जल्दी मेरा काम हो जाएगा। हालांकि मैं अगर लेट्स सपोज इंडेक्स को इस्तेमाल करने में देर से काम हो रहा है, तो वो ये चीज़ देखेगा नहीं, वो इंडेक्स को ही प्रेफर करेगा और इंडेक्स के बेस पे ही सिलेक्ट चला देगा। अच्छा, ज्यादातर वैसे कॉस्ट पे ऑप्टिमाइजर ही ये मतलब फीजिबल हाँ नहीं, बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट कॉपी ऑप्टिमाइजर ही है। सिर्फ ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि आप, हम तो रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर तो इस्तेमाल करते ही नहीं है अच्छा ना। अच्छा, मगर एक ऑप्शन है, ऑप्शन ठीक है है। कि आपको चाहते हैं कि यार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि यार मुझे इंडेक्स ही हिट कराना है, मैं चाहता हूँ यार मेरा इंडेक्स ही हिट हो, वो फुल टेबल स्कैन पे जाए ही नहीं, तो फिर मैं भाई रूल बेस लगा दूँ। वो मेरी रिक्वायरमेंट पे ऐसा है, मगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती नहीं है। मगर एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हमें कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट बिजनेस से आ जाती है, कोई क्वेरी चल नहीं होती, तो वहाँ पे रूल बेस लगा दो। अच्छा अच्छा। हो सकता है आपकी कोई क्वेरी कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर से बहुत स्लो चल रही हो सकता है वो रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर तो लगा के ये फास्ट हो जाए। डेवलपर जो है क्यूरी हो रन सकता है, करते हुए ये हिंट दे देगा यहाँ पे रूल का, ऐसे ही है? जी, रूल का लगा देगा, बिल्कुल। अच्छा, तो बस जस्ट सिर्फ रन टाइम पे उसको क्यूरी के अंदर ये डालना होगा तो वो रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर के पास चली जाएगी ये क्यूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर के थ्रू ये चीज़ चलेगी। अच्छा, तो डेवलपर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो ऑप्टिमाइजर भी सिलेक्ट कर सके? नहीं नहीं, यूजर के पास देखो, अब ये आपकी एप्लीकेशन डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। अब बहुत सी एप्लीकेशन इस तरीके से चलाते हैं कि जो पैकेजेस हैं, जो आपकी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स के अंदर आपकी एसक्यूएल लिखी होती है, ठीक है ना। आपकी एप्लीकेशन की जो कोड है ना, वहाँ नहीं है। डेटाबेस के अंदर जो प्रोसीजर बने हुए हैं या पैकेजेस बने हुए हैं, वहाँ पे आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी, सारा सारा पैकेज सारे कुछ लिखा है वहाँ पर। तो एज ए डीबी आप खुद चले जाओ, आप अपना पैकेज को जाकर चेंज कर दो, वहाँ जाके जो स्टेटमेंट लिखी है सेलेक्ट की ना, उसमें एज ए रूल जाकर ऐड कर दो। ओके ओके। मगर वो आप ये ना प्रेफर नहीं होता, को होता ये है जो कि देखें, बीइंग ए डीबीए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा की नहीं है,
आप ये किसी कोड में चेंज भी नहीं करो, आपका काम कोड को चेंज करना नहीं बिल्कुल। है। तो फिर ये, तो आपका काम कोड को चेंज करना नहीं है, तो ये आपने अपने जो डेवलपर्स हैं उनको बताएं कि भाई ये चीज़ चेंज करनी है आपको, ये है स्टेटमेंट है। उनको हर पता होता है, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, वो आपकी एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो बीइंग ए डीबी हमें पता होगा यार, हमें हमारी जो है ना ये अगर सेलेक्ट चल रही है तो वो सेलेक्ट कौन से प्रोसीजर से आ रही है, आएगा वो एप्लीकेशन से आ रही है या आएगा वो प्रोसीजर से आ रही है। तो हमें पता लग जाएगा हाँ जी ये प्रोसीजर चल रहा है, ये स्टेटमेंट इस प्रोसीजर से चल रही है। तो आप लोग उसको प्रोसीजर को ओपन करो, आपको इस लाइन पे पता चलेगा इस लाइन पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, वहाँ जाके आप उसकी जो है हिंट लगा दो। तो वो हिंट अभी आपको हिंट भी बताऊंगा आपको, अब एसक्यूएल हिंट में यही आपको बता रहा हूँ, ये तो बाइंड वेरिएबल के जी नीचे जी। लिखा है ना, वो यही है एसक्यूएल हिंट। एसक्यूएल हिंट यही काम कर रहा होता है कि मैंने बाय फोर्स अपना कोई काम करवाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी एक क्वेरी के ऊपर नंबर ऑफ पैरेलल प्रोसेस मुझे लगाने हैं, तो एसक्यूएल हिंट के थ्रू मैं लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्वेरी के अंदर बाय फोर्स एक इंडेक्स हिट हो जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो एसक्यूएल हिंट के थ्रू मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो अच्छा, एसक्यूएल हिंट जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हम्म। बेसिकली ज्यादातर जो है डेवलपर्स के लिए। यार डेवलपर्स, अब इसमें देखो बात ये कि डेवलपर्स ना, ये एसक्यूएल हैंड ना डीबीए के नहीं दिया है, अब मैं देखूंगा डीबीएस के नहीं है हमारा डेवलपर्स। क्योंकि होता है क्या है, अब आपकी एप्लीकेशन बन गई है, एप्लीकेशन बनी हुई है, आपकी एप्लीकेशन का जो कोड पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, पैकेजेस लिखे हुए हैं, आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अब आपको रिक्वायरमेंट आती है यार, आपको क्यूरी जो है ना बहुत स्लो चल रही है। यार आपने बोला यार क्यूरी क्यों स्लो चल रही है, आपने बोला यार इसमें पैरेलल प्रोसेस बढ़ाना है, ठीक है, या इस क्वेरी के सेलेक्ट है इसके अंदर पैरेललिज्म जो है ना बढ़ा दो। अब आप अपनी एप्लीकेशन के बंदे को बोलोगे यार से पैरेलल प्रोसेस बढ़ा दो, अब वो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस में जाएगा, वहां जाके चेंज करेगा। अब आप बोलोगे यार ये एप्लीकेशन ये क्वेरी आ कहाँ से रही है, आपने बोला ये इस प्रोसीजर अच्छा, से आ रही है। ये हम चेक कर आप सकते गए हैं कि उस ये प्रोसीजर को एप्लीकेशन के पकड़ा। थ्रू आ रही है या डेटाबेस में जो सेव प्रोसीजर है उसमें से आ हाँ रही है। हाँ, हाँ 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 बिल्कुल, वो तो मिल जाएगा आपको, सेलेक्ट जी स्टेटमेंट चल जी। रही होती है आपकी, वो आपको बदल रहा है कौन सा प्रोसीजर चल रहा है। आपने वहां से निकाल ली क्वेरी इस प्रोसीजर से आ रही है, वो आप निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। वो आपको उसकी जो है ना सारे के सारे जो है डिक्शनरी व्यूज हैं, उनके थ्रू आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। तो वहां जाके आपने वहां से देखी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चल रही थी, आपको अपने डेवलपर की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप वहां गए अपनी उसी प्रोसीजर को खोला, उसकी जाके क्वेरी को चेंज किया, क्वेरी में जाकर हेड लगा दिया पैरेललिज्म का, ठीक है। सिर्फ पैरेललिज्म का हेड लगाया आपने, तो चला दी क्वेरी, आपकी क्वेरी फास्ट हो गई। आपने कोई इंडेक्स आप चाहते हैं डेलिब्रेशन, आप खुद ही कोई इंडेक्स क्रिएट करवाना चाहते हैं, आप आपने लॉजिक में चेंज नहीं किया। देखो रूल में क्या हुआ, जो जो बिजनेस लॉजिक है ना एप्लीकेशन की, वो कोई चेंज नहीं हुई, जो बिजनेस लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है। सिर्फ आपने अपनी हार्ड कोडेड अपने, और कहाँ, आप अपने हार्ड कोडेड वैल्यू उसमें अप्लाई कर दी। मतलब आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कोई प्लान में चेंज करवाना चाहते हैं, बाय द यूज ऑफ एसक्यूएल प्लान कर सकते हैं, एसक्यूएल हिंट कर ओके। सकते हैं, ठीक है ना। तो आज यहीं रखते हैं, कल इसको आगे लेके चलेंगे, चला। उसमें हम एसक्यूएल एसक्यूएल हिंट भी इस्तेमाल कर लेंगे, और हैंड से लेके आगे चलेंगे, चलें, सही है। ठीक है। कल 10 बजे या 9 बजे? अच्छा कल आपने हमारा है, मंगल और जुमरात बोला था। एक मिनट।